ग्रेट लीडर्स, जय आरसीएम। आज फिर एक दिन है कहानी ड्रीमर्स का, और आज हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं, आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे एक ऐसे लीडर से मिलने के लिए जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत आर्मी की जॉब से की। 17 साल उन्होंने फौज में भारत माँ की सेवाएं की हैं, बॉर्डर पर जगह जगह पोस्टिंग हुए। 17 साल फौज में जॉब करने के बाद, रिटायर आने के बाद, पेंशन आने के बाद उन्होंने आरसीएम को एज ए कैरियर के रूप में किया है। क्या उनकी यात्रा रही है, कैसी उनकी कहानी है, तो आज हम जानेंगे। आज बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि आरसीएम डिस्काउंट के लिए है या फिर आरसीएम फ्रीडम के लिए है। बहुत सारे विजनरी लीडर है अजीत सर, तो मैं चाहता हूं कुछ लीडर से मिलवा देते हैं पहले कि सर का क्या रोल है, सर का विजन कैसा है, सर का क्या रोल रहा है बिजनेस में, और सर कैसे लीडर हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं एक बार हमारे बीच में प्रीकोल लीडर मुकेश जी होंगे बहा आगरा से। तो मैं चाहता हूं सर एक बार बताएं कि थोड़ा अजीत जी का क्या रोल रहा है सर आपकी लाइफ में। ओवर टू यू मुकेश जी। सर जय आरसीएम। जय आरसीएम। अजीत जी ना होते तो हम ना होते। और ग्रेट। सर जितनी तारीफ की जाए शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर कमिटमेंट, टाइम की पंक्चुअलिटी, स्माइल, विजन, रिस्क अगर सीखना है तो अजीत सर से सीखा जा सकता है सर। जी सर। और कहते हैं कि दुनिया में अगर किसी को अपलाइन दे तो अजीत सर जैसा सबको दे। ग्रेट सर। बहुत बहुत गहराई है सर के अंदर। और मैं ज्यादा तो खैर सर के बारे में क्या कह सकता हूँ, लंबाई कम जरूर है मेरी, लेकिन सर ने फौजी बना दिया सर। ये बिना किसी झिझक के मैं इस बात को बोल रहा हूँ सर। ग्रेट। बहुत जी बढ़िया सर। सर। अजीत सर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। आज अजीत सर जी की सर। कहानी उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। और एक अगले लीडर को मैं लेना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में है जितेंद्र जी बहा से, अगर हैं तो प्लीज उन्हें भी अनम्यूट एक बार करें सर। जितेंद्र जी फ्रॉम आगरा टीम, अगर है तो सर क्या रोल रहा है सर अजीत जी का, क्योंकि नजदीकी से बहुत काम किया अजीत सर ने आपके साथ, आपको अचीवर बनाने में सर का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। तो सर थोड़ा बताएं एक बार प्लीज। ओवर टू यू जितेंद्र जी। जितेंद्र जी। ओके, अभी आ रहे होंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं चाहता हाँ हूँ एक बार हमारे बीच में डॉक्टर लखन लाल जी होंगे, हमारे पास्ट में गेस्ट रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कहानी बताई थी कि डॉक्टर से कैसे बने अचीवर। तो डॉक्टर साहब अजीत सर के बारे में आपकी क्या राय है सर, कैसे लीडर है, थोड़ा बताएं एक बार। जेआरसीएम सर, जेआरसीएम। जय आरसीएम। बहुत 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 गजब लग रहा है सर। आज का जो प्रोग्राम रहने वाला सर, मैंने लिख के भेजा सर कि आज प्रोग्राम बहुत व्यस्त रहेगा सर, क्योंकि ऐसे इंसान का प्रोग्राम है जिस इंसान को आप थका नहीं देख सकते कभी। उनका जो एनर्जी लेवल है ना जी, वो हमेशा बरकरार रहता है। अगर स्टेज पर उन्हें पहुंचा दिया जाए तो एकदम लोग एकदम उनके दीवाने हो जाते हैं गुरुदेव। उनका यस जो सर। भावना है, आपसी जो मेल तालमेल की भावना है, वो बहुत बेस्ट है। बाकी वो स्पेशलिस्ट है सर, प्रोडक्ट सेल के स्पेशलिस्ट है सर। इतने गजब के सेल्समैन है सर प्रोडक्ट के। सर वो किसी प्रोडक्ट पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दूसरा सर, वो किसी भी अनजान आदमी से 1 मिनट दोस्ती बना लेते हैं सर। उनका अंदर बहुत बड़ी खूबी है सर। मैं सर वो खूबी उनसे लेना चाह रहा हूँ कि जो उनके अंदर खूबी है ना, कि अनजान आदमी को एक संग दोस्ती बना लेना, सर उनके अंदर जो भावना जी, वो गजब है सर। बाकी सर आज गजब होने वाला है। मैं सभी लीडरों से रिक्वेस्ट चाहूंगा, प्लीज अपने कान खोल कर थोड़ा सा और काफी पहले लगे बैठिए, क्योंकि आज आर्मी मैन का प्रोग्राम है सर। पहली बार प्रोग्राम है सर आर्मी मैन का सर, जिन्होंने बहुत से जिंदगी में रंग भरा सर। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। जीआरसीएम सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपने बताया। अब मैं चाहता हूं एक और लीडर, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं, वो भी आर्मी से, हमारे फ्यूचर गेस्ट हैं, परवीन नागर जी हमारे बीच में अगर ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं तो प्लीज सर एक बार थोड़ा बताएं कि कैसे व्यक्तित्व हैं अजीत सर, और डिसिप्लिन में, और आपके क्या कैसे देखते हैं आप उनको। ओवर टू यू परवीन नागर जी।
जी परवीन नागर जी। एक सेकंड सर। जी परवीन नागर जी, अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। सर हो नहीं पाया था अनम्यूट किसी वजह से। जी 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 सर। आपको एक बहुत शानदार चीज बताना चाहता हूँ। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं सर? यस सर, यस। जी जी, थैंक यू सर। आप सब लोग आज जिस शख्स को सुनने वाले हैं, आप उनको एक अचीवर के रूप में जानते हैं, बट मैं उनको पिछले 17 साल से जानता हूँ, क्योंकि मैं और अजीत सर एक ही बटालियन में एक साथ पोस्टेड थे, 24 राजपूत, और कुछ समय हमें साथ रहने का भी मौका मिला। और स्पेशली वो टाइम 2012 में जब आरसीएम रेस शुरू हुई, उससे पहले का वो टाइम, हम सिक्किम में पोस्टेड थे और हम इतने एक्साइटेड रहते थे। एक बार हमने किसी व्यक्ति को कंपनी बंद में प्लान दिखा दिया, और जब प्लान दिखाया तो वो बंदा तैयार हो गया, उसने पैसे भी दे दिए कि हमारी ज्वाइनिंग करा दो। लेकिन हम ज्वाइनिंग कैसे कराएं, क्योंकि किट ही नहीं मिल रही थी, कोई ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं था, सब कुछ शट डाउन था। 2012 की ये बात है। लेकिन पूरी दुनिया परेशान थी कि क्या होगा, कैसे होगा। पर हम दोनों भाई एक ही सोच में थे, आरसीएम चलेगा, वापस नंबर 1 होगा, हम इस बिजनेस में 100% कामयाब होंगे। हम लोगों ने इंतजार किया। आज की डेट में बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते, ज्वाइनिंग के अगले दिन बोलते हैं सर मुझे कितने रुपए का चेक आया। लेकिन हमने पहले 3 साल कभी किसी चेक की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें मैं भी शामिल हूं और अजीत सर भी शामिल है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हम जिस बिजनेस में, जिस कारोबार में नंबर 1 जाते हैं, उस कारोबार में नंबर 1 जाने के लिए हमारे पास एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक ऐसा सपना होना चाहिए जिसके साथ हम काम करें और हम किसी भी बाधा को चीर कर आगे निकल पाए। अजीत सर और मैंने बहुत सारा समय साथ बिताया है, नो डाउट। अगर हम अपलाइन और डाउनलाइन, मतलब अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोले तो वो नो डाउट मेरी टीम में है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वो अपलाइन बनने लायक भी थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन मैं लक्की हूं कि वो मेरी टीम में है, और एक ऐसे भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बड़े भाई के रूप में मैं उन्हें हमेशा देखता हूं। वो एक बहुत शानदार शख्सियत है। आज बहुत गजब होने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूं उस समय से सर, जब आपकी पोस्टिंग रहती थी सिक्किम में, कभी कहीं तो सुनील सर जाया करते थे वहां में, सुबह 4 बजे उठ के, तो बहुत मेहनत की है सर ने। और तो जाते थे तो बहुत मजा आता था सर की बातें सुन के, सर की कहानी सुन के। तो मैं चाहता हूं, हम जो कहानी ड्रीमर्स की शो की शुरुआत की थी सुनील सर से, और हमारे सबके रोल मॉडल हैं बिजनेस वाइज, व्यवहार के वाइज, तो मैं चाहता हूं एक बार सुनील सर, आपका वेलकम है सर। आप बताएं सर, सुनील सर कैसे, जो अजीत सर है हमारे, कैसे लीडर हैं, क्या देखते हैं सर, उनको आप किस रूप में देखते हैं सर? थैंक यू जगदीश जी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सभी टाइगर लीडर्स को जय आरसीएम। और आज मैं कल से एक्साइटेड हूं, जब से अनाउंसमेंट हुई है कि आज अजीत सर आने वाले हैं, और अजीत सर भी आज पूरी तैयारी से हैं। और मैं अजीत सर के बारे में अगर बताऊं तो मेरी पहली मुलाकात सर से अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी, जहाँ सर पोस्टेड थे। तो मुझे याद है सर को पूना निकलना था, तो 5 मिनट हमारी बात हो पाई थी। तो सर ने अपने बारे में बताया था कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं जॉब में तो हूँ, पर मैंने जॉब के साथ कई काम किए हैं, कई प्रयास रहे पार्टनरशिप में, पर वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे बिजनेस करना है। तो मैंने कहा सर इसमें बहुत सपोर्ट रहती है। तो सर ने बोला था कि क्या आप हमारे वहाँ आ सकते हो? तो मैंने बोला मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। जब सर ने बोला कि भाई चंबल में आना है, चंबल घाटी में आना है, तो मैंने बोला सर चंबल में तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वहाँ अलग तरह की एडिफिकेशन थी।
पर जब वहाँ सर के पिताजी से मिलना हुआ और कई बार जगदीश सर भी मेरे साथ गए हैं, तो बहुत ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई खोया हुआ मिल जाता है, तो उस तरह का मतलब बहुत प्यार वहाँ देखा। और स्पेशली अजीत सर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आर्मी में रहे हैं, तो बहुत सारा डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, लीडरशिप, वो सारी चीजें वहाँ ऑलरेडी उनको बखूबी सिखा दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो पहल करने में विश्वास रखते हैं, वो वेट नहीं करते। और मुझे अजीत सर की एक बात याद है कि सर ने बोला था कि मैं सर 24 घंटे की नौकरी करके आया हूँ, तो मैं आरसीएम में भी, मैं ये मान लूंगा 5 साल में आर्मी में ही हूँ, तो मैं यहाँ भी 24 घंटे आरसीएम कर सकता हूँ। तो मेरे लिए थकान, नींद और वो कोई चीजें मुझे परेशान नहीं करती। तो सर ने जिस तन मन धन से आरसीएम किया, जिस तन्मयता के साथ किया, और जितना टीम सर का रिगार्ड करती है, वो बहुत काबिले तारीफ है। और अप्लायंस की जुबान पे जिस लीडर का नाम हो, तो सर आप समझ सकते हैं, गुरुदेव रामकिशन जी स्पेशली सर की बहुत तारीफ करते हैं, पूरी टीम सर का रिगार्ड करती है। और सभी कोर लीडर हिंदुस्तान के जितने भी हैं, क्योंकि अजीत सर जो हैं वो सिटी होस्ट हैं आगरा के, तो आगरा सिटी होस्ट होने के नाते, और उससे पहले भी इवन हमारे चाहे सुरेंद्र वत्स साहब हों, बलवान जी हों, अत्री जी हों, इवन टीसी जी भी सर को पर्सनली जानते हैं। और जान पहचान कब होती है, जब आदमी काम करके दिखाता है। तो सर में बड़ी खूबियां हैं सर, मैं बयान करूं तो शायद मेरा ही सेशन हो जाएगा। तो आज सर से ही सुनते हैं, और अजीत सर को बेस्ट ऑफ लक कि आज सर का फर्स्ट इंटरव्यू होने जा रहा है और आज धमाल होगा सर। थैंक यू जगदीश जी। थैंक यू सो मच सर। मैं जानता हूं हमने सपना बनाया था, साथ के लोग टीवी पे देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान कोई प्लेटफॉर्म बनेगा, हम देख पाएंगे लीडर्स को। तो मुझे गर्व है इस बात पे कि वो सपना कहीं ख्याल आया और वो बातें पूरी हो रही हैं। अजीत सर की पूरी फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली रही है। आगरा से भी 17 किलोमीटर आगे बहा पड़ता है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा दिल जानता है कि वहां कैसा एरिया है, कैसे बैकग्राउंड से वहां शुरू हुआ और किस तरह रहता है। तो मैं आज देखना चाहता हूं अगले 1 मिनट के अंदर कि कौन कौन से शहर के लीडर्स आज अजीत सर को सुनने के लिए आए हैं। तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो यूट्यूब पे अपने शहर का नाम लिखें। जितने लोग हमें जूम पे सुन रहे हैं अपने शहर का नाम लिख दें केवल। कोलकाता, ग्रेटर नोएडा, कोसीकला, क्या बात है सर, आगरा, हरियाणा, सहारनपुर, फरीदाबाद, जालंधर, रुड़की, मथुरा, गुजरात, पलवल, गुड़गांवा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, शामली, झुंझुनू, शामली, मुरादाबाद, खुर्जा, पूरा इंडिया, छाता, धनबाद, झारखंड, बल्लभगढ़, हिंडौन सिटी, राजस्थान, सिरसा, क्या बात है सर, दादरी, फिरोजाबाद, रेवाड़ी, अलीगढ़, इटावा, पानीपत, मेरठ, लखनऊ, अमरोहा, सोहना, हरिद्वार, पहासू, बाहा, भिड़ूकी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, कोसी, पूरा हिंदुस्तान, हिसार, ग्रेट ग्रेट, भगवानपुर, देहरादून, बोकारो, टूंडला, हरदोई, क्या बात है सर, छत्तीसगढ़, बुकेरी, छतरपुर, तो धौलपुर। ये लिस्ट बढ़ती जा रही है, लिस्ट बढ़ती जा रही है, और मैं समझ सकता हूं पूरी टाइगर टीम कनेक्ट हो जाती है। तो गजब सर, आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि हम सर को बुलाएं। तो ये आप भारत माता की जय के साथ एक आर्मी मैन को बुलाएंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं अजीत सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। जय आरसीएम सभी साथियों को, जय हिंद, जय भारत। और जो आपका एक्साइटमेंट है उससे कई गुना मेरा है कि आज मेरा जो वजूद है सर, 2 चीज के कारण है सर। और वो 2 चीज का कारण क्या है, जैसे आप किसी वृक्ष की अगर ताकत को देखना चाहते हैं तो 2 चीज उसके बताती है, एक तो उसका फल और एक उसकी जड़। फ्रूट्स एंड रूट्स, 2 चीजें उसके बताती हैं कि वो कितना पावरफुल है। और सर अगर मेरी आज कुछ वजूद है, आज अगर मुझे नेशनल लेवल पर अगर सुना जा रहा है, तो इसके पीछे अगर कोई राज है तो वो रूट्स के रूप में मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील शर्मा जी, प्रवीण नागर जी और ग्रेट कोच माननीय श्री रामकिशन गुरु जी के बदौलत है। और फ्रूट्स के रूप में देखूं तो मेरी जितनी भी लाइफ लाइन है,
जितने भी मेरे क्रॉस लाइन में हो लीडर्स या कहीं भी हो इंडिया के, हर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर एज ए फ्रूट्स के रूप में ये पहचान है। सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस प्यार के लिए, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं कि आज मुझे ये सम्मान दिया सर, ये मौका दिया। और आज जरूर आपके इस चैनल पे आके, इस वेबिनार में आके वो बातें होंगी जो रियली में जिंदगी में एक व्यक्ति को सफलता के लिए रिक्वायरमेंट है, और अगर सक्सेस होना है तो वो जरूरी है साहब। थैंक यू सर। ग्रेट सर। अजीत का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सके और हमेशा विजेता रहने वाला। तो सर मैं वेलकम करता हूं आपका। तो सर आज सभी एक्साइटेड हैं सर, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं सर प्लीज। यस सर बिल्कुल। मैं अगर जैसे फैमिली के बारे में बताऊं तो 8 भाई बहनों का परिवार रहा, मम्मी पापा, और अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो दादा दादी जी, अंकल वगैरह सारी पूरी फैमिली थी। और बड़ा ही अलग तरीके की मेरी फैमिली रही है, हमेशा दूसरों से प्यार करने वाली, दूसरों को सपोर्ट करने वाली। तो बचपन से कुछ संस्कार ऐसे मिले थे कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना तो लोगों से प्यार कीजिएगा, लोगों के हेल्प कीजिएगा, तो वहां से कुछ आपको सम्मान और प्यार मिलेगा। और ऐसी फैमिली में सर रहा तो हमेशा जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचा है। ये सर मेरी छोटी सी फैमिली का वो है। और मेरे पापा वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। अगर मैं यूं कहूं कि इंटरनेशनल प्लेयर, उस समय पिताजी के जमाने में एक बल्लू जी हुआ करते थे जो इंडिया टीम में खेलते थे, हरियाणा से थे। और मेरे पिताजी के मैच में जब टूर्नामेंट चल रहा था तो बल्लू जी को मजबूरी में उतरना पड़ा था कि ये लड़का मेरी नेशनल टीम के प्लेयरों को हरा दे रहा है तो मुझे उतरना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे प्लेयर थे। और वही चीज हमें विरासत में मिली। हम 5 भाई हैं तो सारे के सारे स्पोर्ट्समैन हैं। मैं सबसे बड़ा रहा तो मैं भी वॉलीबॉल का प्लेयर था। मेरे 2 भाई नेशनल वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। अभी एक आर्मी में बेंगलोर में है, एक लखनऊ से पास आउट है स्पोर्ट कॉलेज से, एक गोरखपुर कॉलेज से पास आउट है, और एक भाई रेसलर है। तो ऐसे करके हमारी फैमिली में हमेशा एक अलग कुछ करने का इरादा रहा। और ये सब कुछ मिला मेरे फादर के वजह से, मेरे पापा के वजह से, क्योंकि उनका हमेशा मेरी लाइफ में कुछ ऐसा रहा कि जिंदगी में कुछ बड़ा मेरे को दिया उन्होंने, सोचने के लिए, हेल्प के लिए, हमेशा कुछ अलग संस्कार दिए। और वो कारण था कि वो बीज धीरे धीरे बढ़ता रहा और आज इस रूप में आने वाला है कि एक दिन ऐसा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हम सब इस कहानियों को बयान करेंगे सर। जी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। स्पोर्ट्स फैमिली है, चंबल बिलोंग करते हैं आप। तो सर आरसीएम से पहले आपने क्या क्या काम किए हैं सर? हाँ सर, अगर आरसीएम से पहले की बात करें तो मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन था। पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे अंदर कुछ ऐसा चलता था। 95 की बात है, मुझे लगता है 94-95 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, बॉर्डर फिल्म। तो वो बॉर्डर फिल्म की जब ये थे ना कि संदेश से आते हैं हमें कुछ, तो वो गाना चलता था तो बड़ा, उस समय मैं स्पोर्ट्समैन था तो उस मूवी को देख के मेरे को बड़ा प्रभावित हुआ। और बस वो दिमाग में, दिल में घर कर गई कि अब मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। और ऐसे ही मस्ती मस्ती में शाम को हम लोग ग्राउंड में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। शाम को पता लगा कि अगले दिन एक भर्ती है, तो सारे साथी जा रहे थे, भाई मैं भी चलता हूँ, और गया सर। और ऐसा रहा कि लकीली जो ना स्पोर्ट कोटे में जाके मैंने ट्रायल दिया और मैं आर्मी ज्वाइन कर गया। और मुझे पता भी नहीं लगा था कि मैं भर्ती होने जा रहा हूँ, बस शौक में गया था और आर्मी मैंने ज्वाइन कर लिया था सर जी। और आर्मी के साथ साथ फिर जब जीवन के कुछ और चीजें लगी, क्योंकि देश से प्रेम था, परिवार से, समाज से, क्षेत्र से, एक अंदर से एक फीलिंग आती थी जो मेरी बचपन से थी। ऐसा लगता था यार अगर धरती पे अगर पैदा हुए ना, ऊपर वाले ने अगर इंसान बनाया ना, तो ऊपर वाले की बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग के लिए कुछ न कुछ करना है। इस संसार में हर कोई अपना गेम करता है, आपको भी एक मौका मिला है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ रंग भरिएगा, कुछ लोगों के काम आइएगा। और इस विचार से चलता रहा। तो कुछ समय नौकरी करते करते ऐसे बड़े ख्वाब थे कि पापा की लाइफ स्टाइल में कुछ तो मैं कंट्रीब्यूट करूं, मैं पापा के सपनों को पूरा करूं, घर परिवार में कुछ ऐसी चीजें लेके आऊं जिससे परिवार का नाम और ऊपर हो। तो ये चीजें शुरू से चलती थी। लगता था मैं दूसरों की हेल्प करूं, लगता था मुझे, जब भी मैं किसी गांव में शादियां होती थी तो मुझे लगता था कि यार शादी इतना लोड पड़ता है व्यक्ति पे, तो मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो। तो सर वो सोच हमेशा चलती रही। तो उसी को देखते देखते मैंने अपना एक बिजनेस चालू किया, क्योंकि सुना था कि नौकरी से अमीर नहीं बन सकते, तो बिजनेस की तरफ मुख मोड़ा। और बिजनेस के बाद जैसे ही गए तो पता लगा यार मेहनत बहुत की। सर मेरी एक हैबिट है कि मैं जिस काम को करता नहीं हूं और करता हूं तो उसके अंतिम परिणाम तक करता हूं, और जुनून तक
करता हूं जहां से उसके रिजल्ट का पता लगता है। और मैंने अपना काम चालू किया। जैसे हम देहात में रहते हैं तो पहले मैंने गाय पालन एक चालू किया, 70-80 हजार रुपए लगा के 10-15 गाय, और उसके दूध निकाल के, और मैं जो ना ऑन ड्यूटी था सर फौज में, उस दौरान मैं चालू करके और उसको मैं सप्लाई करता था। कुछ समय बाद लगा यार इसमें कुछ नहीं होने वाला, तो फिर मुझे पता लगा अगर दूध का कलेक्शन कर लिया जाए और उसका जो है ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, तो मैंने मावा जिसे खोया बोलते हैं, और सर मैंने खोया चालू किया सर। और स्टार्ट करते ही ऐसा हुआ कि हाथ डाला और हाथ में जो ना हीरा आ गया हाथ में सर। मात्र 25 दिन के अंदर, जहां मुझे फौज मात्र 6,000 रुपए की सैलरी दे रही थी, उस 25 दिन का जो मेरा प्रॉफिट था ना, लगभग 95,000 से 1 लाख रुपए मेरे को आने लगे। और मेरा दिमाग घूमने लगा, यार इतना हार्ड वर्क और यहाँ पे इतने कम समय में इतनी बड़ी इनकम, तो मेरा पूरा फोकस हो गया, अब इस काम को करना है। लेकिन उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, इसे मैं देखता हूं, तू अपनी नौकरी पूरी कर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं नौकरी की तरफ चला गया। और सर जाते जाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोच रहा था, सुन रहा था, क्योंकि मैं हमेशा, क्योंकि फौज में कुछ चीजें होती हैं सर कि व्यक्ति नया नया भर्ती होता है या नया कोई भी जॉब करे तो उसका एक्साइटमेंट लेवल हाईली होता है, बहुत ज्यादा। वो किसी को समझता नहीं है कि मैं तो साफ बन गया, मैं भी समझता था। लेकिन जब जैसे ही मैं गया तो मुझे पता लगने लगी कि मेरी औकात क्या है, क्योंकि वो 6,000 रुपए की इनकम, और जबकि उससे तो घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। पापा रिक्वायरमेंट करते थे, बेटा आपकी छुट्टी आया ना, कुछ पैसा दे। वाइफ कुछ रिक्वायरमेंट करती थी, भाइयों की रिक्वायरमेंट होती थी, दोस्त मैं घर के खर्चे नहीं चला पाता था, उनकी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करूंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, इंडियन आर्मी में जॉब किया है। और मेरा एक मैसेज है, यहां से मैसेज ये पकड़ना, हर व्यक्ति को इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। अगर जिंदगी में सफलता अगर चाहिए, अगर लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप कोई कोचिंग करें, कोई पढ़ाई करें ना करें, लेकिन कम से कम 15 साल इंडियन आर्मी में आप देके आइएगा, आपको जीवन जीने की कला पता लग जाएगी, आपको सक्सेस के सारे मंत्र मिल जाएंगे। और सर ऐसा ही कुछ चल रहा था। और उसी दौरान मैं एक बार आता हूं छुट्टी, और छुट्टी से, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में था, स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल टीम के अंदर था, तो वॉलीबॉल टीम के अंदर एज ए कोच, NIS कोच करने के बाद, तो एज ए सीनियर मैं वहां पे उनके साथ काम कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं अब जो है ना शाम को ग्राउंड क्लोज करके कि अब चलते हैं, शाम का खाने वगैरह की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि खुद ही हम लोग खाना रेडी करते थे। तो मैंने बोला 4-5 साथियों को, आप जाइए खाना रेडी कीजिएगा, मैं आता हूं। सर आता हूं, ये चीजें चलती रही, लेकिन उससे पहले एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि एक सिस्टम आया है। ये बात बाद की थी। लोगों को एक अलग बात है कि लोग RCM बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ना कोई किसी को प्लान दे के आता है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने किसी का प्लान नहीं देखा था, पहले RCM ज्वाइन किया था। ज्वाइन क्यों किया था कि मैं जब छुट्टी काट के आता हूं तो एक कोठरी में, जब कोते एंड शूज रहते हैं, तो वहां पे बुक रखी थी उनके तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे। मैंने देखा यार आजकल ये फौजी को क्या लत पड़ गई है जो बुक पढ़ने लगा है। तो मैंने देखा, जब पढ़ा, मैंने कहा यार बुकें तो बड़ी धार्मिक लग रही हैं। तो मैंने कहा चल के ड्यूटी पास होगी, क्योंकि मैं अकेला प्लेयर छुट्टी काट के आ गया था, तो मेरे को बोले कि आज आप ड्यूटी देख लीजिएगा। तो मैं जाके मैंने वहां पे वो पढ़ाई शुरू की। सर एक बुक को 2 घंटे के अंदर मेरे 3 बुकें पढ़ी, और पढ़ने के बाद सर दिमाग में कहीं ना कहीं तो चलने लगा कि मैंने जो 10 साल, 15 साल, 7 साल पहले मेरे ड्रीम थे, वो दोबारा से मेरे जागना चालू हो गए। यार अजीत, जो चीज चाहिए थी वो अब प्लेटफॉर्म मुझे लगता है मिलने का टाइम आ गया है। और मैं पहुंचा, उस भाई को ढूंढने लगा, भाई आजकल कौन सी पढ़ाई चल रही है? सर कौन सी पढ़ाई चल रही है? वो मिले नहीं, 2 चक्कर के बाद तीसरी बार जाके मिले। मैंने कहा सर आजकल बुकें बहुत पढ़ रहे हैं आप, बड़े धार्मिक हो गए हैं आप तो। उन्होंने कहा नहीं यार, कहाँ यार फौज पढ़ने देगी। तो मैंने कहा फिर कैसी बुक है? अरे वो एक व्यक्ति है, नाम लिया, एक नाम था, कुछ नाम लिया था कि उसने मेरे को एक कंपनी ज्वाइन करा दी है। मैंने कंपनी कैसी भी हो साहब, लेकिन बुकें बहुत मतलब की है। बोला तूने कब देख ली? मैंने सर मैंने नाइट में 2 घंटे में आपकी 3 बुकें पढ़ी है। कि बोला अच्छा कि हाँ। तो मैंने कहा ये बताओ ज्वाइनिंग क्या प्रोसेस है? बोला ज्वाइनिंग फोनिंग मार, मैं तो फंस गया, तू भी मत फंस। मैंने कहा जब बड़ा भाई फंस गया, ये लीजिएगा 2000 का नोट, 1-1000 के नोट आते थे, 2000 रुपए पकड़िएगा, मेरी ज्वाइनिंग कराइए। अरे बोला मेरे को मत दे, फंस जाएगा, मैं तो फंस गया हूँ। मैंने कहा सर फंसने दो ना, एक बार फंसने को मैं खुद बोल रहा हूँ। सर उन्होंने जाके जबरदस्ती मैंने ज्वाइनिंग डलवाई। अगले दिन मैं ग्राउंड से लौटता हूँ तो उस समय एक व्यक्ति मिलते हैं, उन्हें जब पता लग गया कि अजीत की ज्वाइनिंग हो गई है, तो उन्हें भी लगता था कि पलटन में अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी पलटन में एक अलग एक्टिविटी हुआ करती थी, एक अलग तरीके से मेरा रिलेशनशिप होते थे, तो मैंने जैसे ही वो आके मिले, बोला अजीत भाई वेलकम। मैंने भैया किस बात का वेलकम? बोला आपने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और उस बिजनेस को मैं भी कर रहा हूं। मैंने यार बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन यार करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी तो बुक पढ़ा हूँ उसके बारे में कि सर आप बहुत लक्की हैं, आज एक ऐसी पर्सनैलिटी है आपके यहाँ पे। तो मैंने कहा सर आर्मी लोकेशन में ऐसी पर्सनैलिटी कहाँ से? नहीं सर वो मेरे गेस्ट हैं, क्वार्टर पे आए हुए हैं। और सर वो बात हुई और मैंने कहा सर तो फिर उनसे मिल तो नहीं सकता, आप जो है ना फैमिली मेंबर है, मैं सिंगल मैन हूँ, और उसके ऊपर से ठहला स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्समैन के लिए तो सारे लोग लगे होते हैं। तो बोला नहीं मैं लेके चलता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बाइक पे बिठाया और वो क्वार्टर में लेके गए सर। और क्वार्टर में जाने के बाद जैसे ही एंट्री की तो वहां दो महान भूति, बहुत महान व्यक्ति बैठे थे। उसमें से एक महान शख्सियत जिन्होंने मेरी जिंदगी में कहूं, मैंने कमरे में एंट्री की थी लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी में एंट्री की थी। सर मैं उनका कर्ज जिंदगी में क्या मेरी पीढ़ियां नहीं उतार सकती। उस महान शख्सियत के हजारों लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं, बट मेरे लिए मेरी आत्मा उनके लिए हमेशा कर्जदार है, हमेशा उनका मैं ऋणी रहूंगा। और वो हम सबके ग्रेट गुरु माननीय श्री सुनील शर्मा जी हैं, तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो। और सर एंट्री करने के बाद मैंने एंट्री की, 2 मिनट परिचय हुआ, उसके बाद 7 से 8 मिनट मैं बोला था। और जो अभी सर बता रहे थे वो रियलिटी है। लेकिन सर उन्होंने कहा यस, उन्होंने कमिटमेंट किया कि सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिल्कुल आप करने के लिए अगर तैयार हैं। तो मैंने कहा सर मैं हर हद तक जा सकता हूं सफलता के लिए। और ये कह के सर मैं चला आया। अगले दिन मेरे पास एक सर मूवमेंट ऑर्डर मिला कि आपको पुणे जाना है। और पुणे के अंदर सर मैं जाता हूं, और पुणे के अंदर जाने के बाद मैं इस बिजनेस को बड़े मूवमेंट के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि और भी मैंने बुकें पढ़ी ट्रेन के सफर में, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं पागल हो चुका था कामयाबी का। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज मिली है ना, ये छूट ना जाए हाथ से, कुछ भी करना पड़े, इसको हर हद तक जाना था मुझे। और सर घर पहुंचा, घर जाते ही मैंने पापा से कहा पापा एक बड़ा भयंकर वाला बिजनेस मिला है। तो बोला क्या है? तो बोला सर सिर्फ लोगों की दुकान बदलवा दो, हमारे पास तो कैंटीन 70 किलोमीटर दूर है, आगरा में है, हम वहां जाते नहीं है, आप सामान लेंगे तो हमारे घरों में पैसा आएगा। बोला तुझे भी किसी ने पागल बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, जब क्योंकि मैंने एक बात सुनी थी कि बेटे का जूता अगर पिताजी का जूता एक साइज का हो जाए ना तो वो एक फ्रेंड हो जाते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के किया, जब तूने कोशिश की है ना चल करके देख। और सर थैंक्स बोलता हूं, लोगों के पिताजी, लोगों की फैमिली निगेटिव करती है, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे गदगद कर देते थे। मैंने जो भी कहा मेरे पिताजी ने बात मानी, मैंने जो भी कहा उनसे उन्होंने वो किया, वो बिजनेस शुरू कर दिया। 5 जोनिंग लेके पहुंचा सर, और 5 जोनिंग लेके पहुंचा सर। ये मैं बात जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे कि मेरे साथ ही ये हो रहा है, आप मेरे साथ सुनिएगा, वो ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता, ये मैं बता देता हूं। आर्मी से बहुत सारी जोनिंग आ रही थी, मैं प्रवीण सर को नहीं जानता था, प्रवीण सर से उस समय हमारी इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, क्योंकि ये आर्मी में पुलिस वाले विभाग में थे। इनके सारे काम पूरे टाइम दूरबीन लगा के बैठते थे, और अपने काम थे सारे नियम कानून तोड़ना, ग्राउंड में 6 बजे ग्राउंड ऑफ करना, लोगों को, बच्चों को, अपनी टीम को बोल देना कि आप खाना बनाइएगा, आराम रेस्ट करना। और अपना था 4 दीवारी को लांगना, मार्केट में जाके होटल में खाना खाना, सारी चीजें आराम करना। इनके काम थे ये ढूंढना कि अजीत कहाँ है, अपना पार थे साहब। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन बाद में सर से मिला तो फिर बाद में लगा यार वास्तव में प्रवीण सर बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और इनसे मिलकर बहुत सारा आज सफर चल रहा है। तो सर जो मैंने कहा, मैं पीयूसी पे पहुंचा 5 जोनिंग लेके, मैंने कहा सर मेरी बीलैक खोल दो। हर व्यक्ति को टेंशन ही बीलैक की होती है, बाकी कुछ नहीं होना, बीलैक चला लो साहब। और सर मैं भी उसी में था, मैंने कहा सर मेरी बीलैक खोल दीजिएगा, एक पीयूसी होल्डर से बोला। तो उसने कंप्यूटर पर टाइप किया कुछ अपना जो भी फिगर था, आरसीएम जी ने साइड खोला, मेरा आईडी डाला, बोला सर बीलैक तो आपकी खुल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों नहीं खुल सकती? बोला सर आपके नीचे तो कोई जॉइनिंग ही नहीं है। बोला मैंने कहा जॉइनिंग नहीं यार, डेली 20, 25, 50 जॉइनिंग हो रही है, मेरे नीचे तो अभी तक 500 जॉइनिंग हो जानी चाहिए। बोला सर नहीं है। मेरा सर दिमाग ठनक गया, गर्मी भी बहुत थी, गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन सर जैसे ही हुआ तो मेरे पास और कोई इलाज नहीं था। मैंने तुरंत अपने आज के कोच, उस समय सिर्फ जो है ना आरसीएम के सीनियर को फोन लगाया, मिस्टर सुनील शर्मा जी को, और मैंने कहा कि सर मेरी जॉइनिंग के साथ जो मेरी जॉइनिंग थी, मैं बीलैक खोलना चाहता हूं। ये व्यक्ति बोलता है बीलैक नहीं खुलेगी। तो सर ने जब देखा तो किसी की मिस्टेक के वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत चालाक है, उसे ये दिखता है ना कि ये व्यक्ति आ गया मेरी बीलैक चल जाएगी, तो उसने क्या किया, अपनी बी में बी की 22 की बी ब्लैक में मेरी जॉइनिंग डाल दी। और जॉइनिंग डालने के बाद सर अब हुआ क्या कि अब नीचे तो हम सिर्फ अकेले लटक रहे थे, वहां तो कुछ था ही नहीं। अब जैसे ही कहा कि सुनील शर्मा जी ने देखा तो सर ने तुरंत हेमंत सर से और ऊपर गुरुजी से जैसी बात की, तो सर ने कहा आप ही उससे टच में है, आप ही बात करें।
तो सर ने कहा अजीत सर 2 ऑप्शन है, आपको ही काम करना है, हेल्प मैं यहां भी करूंगा वहां भी, अगर आपको लगता है कि ये जोनिंग गलत है तो आप उठाइएगा, मैं नीचे जोनिंग लगा देता हूं दूसरी, उसके बाद ये 5 जोनिंग डालिएगा। तो सर मेरे दिमाग में एक बात आई, जब मुझे ही काम करना है, आप मेरे को हेल्प करने को तैयार हैं, तो मेरी जोनिंग वहां क्यों जाएगी सर, मैं यहीं से काम करूंगा, बस मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। और सर काम चालू किया, आरसीएम की शुरुआत ऐसे हुई सर। जी सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर कहानी है। और आप जो कहते हैं ना पर्दे के पीछे की कहानी पता चलता है सर, और आरसीएम में के बाद ही पता चलता है कौन व्यक्ति कैसा है। तो सर फौज में तो कोई ना कोई कंपनी आती रहती है, आपने भी महसूस किया होगा। आपने आरसीएम को ही क्यों चुना सर, इसमें क्या ऐसा बेहतर लगा? बिल्कुल सर, ये सर आपकी बात ऐसी गजब की बात है। मैं रियली में आरसीएम में आया था ना, तो एक ही कारण से आया था, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। क्योंकि जब हमारे राजनीतिक लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जी ने एक जो है ना मिशन लिया था कि हम जो है ना हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करेंगे। और सर मैंने इसके प्रोडक्ट देखे थे, ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हैं। मुझे सर आरसीएम कंपनी बाद में समझ में आई थी, ओनली मेरे अंदर एक प्रेम था, देश प्रेम, कि ये प्रोडक्ट है ना, इन प्रोडक्टों से मैं दूसरों को नहीं, क्योंकि मैं कैंटीन से प्रोडक्ट यूज करता हूं, वो विदेशी प्रोडक्ट हैं, मुझे सस्ता तो मिलता है, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता, सस्ता है, बट फिर भी मेरा पैसा फौरन चला जाता है, जो मुझे मंजूर नहीं था सर। इस बेस पे मैंने आरसीएम को चुना। उसके बाद मेरे जब ज्वाइन कर गया तो मेरे पास लोग आए, अरे सर कहां नमक मिर्च में फंस गए, इसमें इतनी मेहनत है, हम नमक मिर्च धनिया बेचेंगे, आप आइएगा, हम सिर्फ 10,000 रुपए लेंगे और बच्चों को एजुकेशन पढ़ाएंगे। मैंने कहा सर मैं जिस फैमिली से हूं वो फैमिली कंप्यूटर पे नहीं पढ़ती, लेकिन 10 रुपए का साबुन जरूर यूज करती है। मेरी फैमिली, मेरा सर्कल जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो सर नमक जरूर खाती है, और मेरे बच्चे पहले पढ़ेंगे बाद में, पहले नमक खाना जरूरी है। तो सर मुझे कल्चर यहाँ सूट किया, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, और ये तीनों चीजें मेरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे गांव में, मेरे देश में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। और आरसीएम मुझे इसलिए चुना क्योंकि यहाँ लोगों की जरूरत है, लोगों के साथ बिजनेस करेंगे, मशीन के साथ नहीं, और लोग जिसको पसंद करेंगे वो बिजनेस चलेगा साहब। और ये एक पॉइंट था कि आरसीएम बिजनेस मेरे चुनने के लिए मेरे दिल में उतर गया सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर, आते रहते हैं सर इसकी टोपी उसके सर, ये करो वो करो, और बिल्कुल सही बताया सर, नमक तो खाना हर इंसान को ही खाना है। बहुत बढ़िया सर। सर आपने ये तो बता दिया कि भाई आप आरसीएम में जुड़ गए थे। सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जगदीश सर। हाँ। मेरे साथ एक व्यक्ति थे, उनने कहा कि बोला एक फिल्म थी ना जिसमें बोलते थे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और मेरे से उस साथी ने ये डायलॉग मारा था सर, और मैंने कहा सर वक्त बताएगा कि कौन राजा भोज है कौन गंगू तेली। दोस्त वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बड़े बड़े बाउचर दिखाने वाले, मर्सिडीज दिखाने वाले, आज पता नहीं है, लेकिन ये गंगू तेली राजा भोज का रोल जरूर अदा कर रहा है सर आरसीएम बिजनेस के अंदर सर। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मुंगेरी लाल के सपने बहुत लोग दिखाते हैं, पर आरसीएम तो एक अलग ही चीज है। यस सर। तो सर आपने आरसीएम ज्वाइन तो कर लिया, पर खाना खपता के मुझे अब तो आरसीएम में ही जिंदगी लगानी है पूरी। जी सर, ये सबसे बड़ी बात है सर। सर मेरे ड्रीम जो बचपन के थे ना, वो मेरे अंदर हमेशा उबाल लेते थे। हमेशा ये लगता था यार जिंदगी अभी अधूरी है, मतलब कहते ना जिसके अंदर पावर हो, और पावर रुक नहीं सकती सर। और वो अपॉर्चुनिटी दिखी, और वो दिखने का कारण था फर्स्ट दिन जैसे ही ज्वाइन हुआ और मेरे को बताया गया कि आर्ट कला एक जगह है, वहां पे एक प्रोग्राम हो रहा है सर। सर संडे का दिन था, लोग फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती सर, आउटपास बड़ी मुश्किल से मिलता है, और सारे लोग ये प्लान करते हैं आज मार्केट घूम के आएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, क्योंकि फौजियों की आदत होती है कि इनको कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ वही फौजी दिखते हैं, तो इनके पागल हो जाते हैं सर। तो मेरा एक दिन, क्योंकि मैं पागल था अपने ड्रीम के लिए, मेरी भूख थी बड़ा आदमी बनने के लिए सर, मेरे को जैसे ही बताया आज बड़ा प्रोग्राम है सर, मेरे साथ 15 लोग गए, बोला चलो आज प्रोग्राम में चलेंगे, सारे के सारे 14 साथी मूवी देखने गए, और मैं पागल आदमी मैं उस प्रोग्राम को देखने गया सर। और जैसा ही मैं प्रोग्राम देखने के बाद, और बहुत बड़ी शख्सियत का प्रोग्राम था, आज वो बिजनेस में नहीं है नो डाउट, लेकिन बट उनसे मेरे अंदर वो डिजायर जागा। वहां पे एक व्यक्ति को सुना, वो टेक्निकल अचीवर थे, कि मैं चाय की दुकान पे जूठे गिलास धोता हूं और धोता था,
आज मैं इस बिजनेस से 50,000 रुपए कमाता हूं। अंदर से लगा यार एक व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ये कर सकता है, तो यार हम तो दिन रात यही काम कर रहे हैं, कभी बेलचा मार रहे हैं, कभी फावड़े कर रहे हैं, कभी घास काट रहे हैं, कभी बर्तन भी धो रहे हैं, तो फिर ये सारे काम तो हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो स्पीकर आए, जो सर चीफ गेस्ट आए, उनको सुनने के बाद ना डिसीजन ले लिया सर कि एक व्यक्ति ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े से हॉस्पिटल, बड़े से मेडिकल कॉलेज से एक गोल्ड मेडल लिस्ट होने के बाद, गोल्ड मेडल लिस्ट एक मतलब आपके जो ना उनसे मेरे को राष्ट्रपति से सम्मानित होने के बाद मैं डॉक्टरी करता हूं, 1.25 लाख रुपए कमाता था। इस बिजनेस में आने तक मैं किराए के रूम में रहता था, मकान में रहता था, बंगले में, लेकिन इस बिजनेस में 3 साल के बाद 3.25 करोड़ का बंगला मम्मी को गिफ्ट दिया है। सर दिमाग घूम गया कि अजीत, जब 1.25 लाख वाले ने कुछ नहीं कर पाया तो अपन इससे कुछ नहीं करने वाले, तो ये अगर ले सकता है तो अपन भी मेहनत में कम नहीं है सर, करके जरूर देखेंगे। उस दिन के बाद एंटीना सेट कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए दिन रात करूंगा, लेकिन सपने यहीं से पूरे करूंगा। और आरसीएम बिजनेस के बाद बहुत को कोई फर्क नहीं पड़ा सर, अपन तो मस्ती में मस्त थे, बढ़िया से कान में ढक्कन लगा लिया था कॉटन का, कुछ नहीं सुनता था, बस लक्ष्य दिखता था, टारगेट बस, और सर लगातार चलते रहे सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर आर्मी में आपकी पोस्टिंग कहाँ रही है सर? जी सर बिल्कुल, मेरा सर ज्यादातर मैंने जो अपना टाइम काटा है वो हिल स्टेट में काटा है। मैंने ज्यादातर मेरा टाइम रहा है हिल स्टेशनों में रहा है, जैसे जम्मू में, श्रीनगर में, उसके बाद कश्मीर में के बाद मैं यूपी में भी रहा, राजस्थान में भी रहा, लेकिन ज्यादातर मेरे हिल स्टेशन रहे हैं। उसके बाद लास्ट टाइम जो मेरा रहा सिक्किम में, जहां पे ये संघर्ष का टाइम था। सिक्किम बहुत ज्यादा जो ना मैं कहूँ तो 9,500 10,000 की फीट की हाइट पे, और वो समय था सर। फिर भी सर सपना नहीं छोड़ा सर, क्योंकि सपना खून में घुस गया था सर, और सपने के साथ में आरसीएम अंदर आ गया था, तो सर कुछ पता ही नहीं लगता था। कभी भी लाइफ में मेरे को महसूस नहीं हुआ कि ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि जिंदगी में कभी चैलेंज भी आते हैं, कभी मुझे ये नहीं लगा यार कभी मुश्किल भी बड़ी है सर, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम इतना बड़ा था सर, तो कुछ लगता ही नहीं सर। जी सर। अच्छा सर, वहां तो जब सुनील सर आपको फोन करते थे तो दिक्कत ही बहुत आती होगी सर नेटवर्क में, उस समय क्या सिचुएशन होती थी, आप किस तरह बातचीत करते थे? सर बिल्कुल सही कहा कि जब 8-9 हजार फीट की हाइट पे हम जाएंगे तो हमारा नेट का जो ना कनेक्शन बिल्कुल कटअप हो जाता था, और बड़ी मुश्किल से एक जो एसटीडी के तार वगैरह लगा के, मतलब बाहर लगा के पोस्टों पे हम सुविधा देते थे, तो लाइटिंग, मौसम, वेदर बहुत खराब होने के कारण वो भी बातें नहीं होती थी, क्योंकि मौसम खराब है तो वो लाइन कटअप, क्योंकि लाइटिंग बहुत होती थी सर। और सर उस समय 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में जाके कभी कभी बात करने के लिए हमें एक पार्टी डिजाइन की जाती थी कि ये पार्टी जाएगी, इस बार ये बात करके आएगी। और सर होता क्या था कि वहां पे जाने के बाद कई बार तो फोन नहीं होते थे, कई बार जाके सिम में पैसे नहीं होते थे, एक ही सिम चलती थी और वो सिम होती नहीं थी हमारे पास, तो हम एडजस्ट करते थे कि आज ये करेगा कल वो करेगा सर। और सर लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करके हम लोग फोन करने घर के लिए आते थे सर, लेकिन मैंने फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी दी थी, आरसीएम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आरसीएम में सफल हो गया तो सारे टाइम फैमिली के साथ रहूंगा। मुझे पता था अगर सक्सेस हो गई तो ये परिवार, ये दुनिया सब मेरे साथ होगी। अगर सफल नहीं हुआ तो मैंने सुना था बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अगर आप सफल नहीं हो तो आपके अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, अगर आप सफल हो तो आपके गैर भी अपने हो जाते हैं। तो सर उस समय मैं जब जाता था तो उस जगह पहाड़ी पर शीत लहरें, बर्फों की बौछार चलती थी, हाथ जो ना ग्लोव्स में होते थे, फोन को ऐसे कर करके हम नेटवर्क ढूंढते थे कहीं एक डंडी आ जाए, हेलो हो जाए, और उस हेलो में अगर किसी एक व्यक्ति का नंबर डायल होता था तो वो मेरी ग्रेट कोच माननीय श्री सुनील शर्मा जी का होता था। और सर कई बार नाइट में ऐसा मौका लगता था कि नाइट में मैं अम्बूस में जा रहा हूं, पेट्रोलिंग में जा रहा हूं, उस समय बात करता था रात के 1 बजे। सर मुझे पता है कि सर ने कैसे कैसे वो किया है, लेकिन सर को मैं मान सकता हूं कि सर के दिल में भी हमारे लिए प्यार ना, मुझे नहीं लगता किसी अपलाइन के अंदर होगा कि सर 1-1 बजे मेरा वेट करते थे कि कभी घंटी बजे, और 1-1 घंटा बात होती थी। मुझे लगता था कई बार सर सो भी जाते थे, क्योंकि नींद तो सर फील्ड में काम करते थे, मैं तो सर वहीं से था। तो सर बहुत सारा टाइम रहा। एक दिन
की बात है सर कि जुनून किस हद तक हो सकता है कामयाबी का। मेरे बिल्कुल जो ना नो मूवमेंट था, 9000 फीट की हाइट पे बर्फ इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि जो पत्थर थे उनमें ये पता नहीं था रास्ता कहाँ है। अगर गलती से व्यक्ति अंदर चला जाए तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। और मैं अपने लोकेशन से, मेरे को 15 दिन हो गए थे, बात नहीं हो पा रही थी। और वो दिन था कि सुनील शर्मा जी आगरा वहां में आके वीकली मीटिंग करने वाले थे। सर उस समय मैंने देखा कि सारे लोग अंदर सो रहे हैं, ताश में बिजी है, कोई अपनी बुक पढ़ रहा है, मतलब मनोहर कहानियां। और मैंने देखा ये राइट टाइम है, और मैंने उठाया एक डंडा, और एक वहां पे डॉगी रहता था उसके साथ लेके, और मैंने भागना चालू किया सर। जहां लोग पैदल नहीं चल सकते थे, 2.5 घंटे के सफर को सर करेक्ट मैंने 22 मिनट में पहुंचा। और 22 मिनट में पहुंचने के बाद अगले वापस 40 मिनट के अंदर मैं अपने कैंपस में था। सर मैं खुद हैरान था ऐसे हुआ कैसे। और सर बहुत रिस्क लिया है, और मैंने ये देखा कि सर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना कुछ होगा नहीं। और ये ऊपर वाला मुझे करा रहा था, मुझे करने के बाद मैं सोचता हूं ऐसा हो कैसे गया, पता नहीं कैसे हुआ, बट जो भी कुछ हुआ कोई सुप्रीम पावर, और इस पावर का नाम है ड्रीम सर। इस पावर का नाम है ड्रीम। और ड्रीम दो तरह के होते हैं, इच्छा है, इच्छा वाला ड्रीम काम नहीं करेगा। देखा यार बहुत प्यारी लग रही, उससे नहीं, खुली आंखों से, जिसके लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप पागल हो जाएं उसको देख के, वो ड्रीम आपको 100% आपकी जिंदगी में आप अचीव करेंगे साहब। ढूंढिएगा क्या है वो सर। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। ये कहानी लंबी चलती जा रही है सर, और उस कहानी के आप अगले मोड़ पर आते हैं कि सर आप तो आगरा के पास में ही थे, और कैंटीन में कहीं ना कहीं आरसीएम से सस्ता सामान मिल सकता था, कहीं ना कहीं पक्के बिल पे मिल सकता था, फिर भी आपने आरसीएम से सामान लेना क्यों पसंद किया? क्योंकि बहुत सारे फौजी भाई बोलते हैं कि हमें तो कैंटीन पे मिलता है, पक्का बिल पहले से मिलता है, तो आपका क्या कारण था सर इस तरह करने का? सर बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बात को मैं पहले कह चुका हूं। पहला था देश प्रेम, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट हिंदुस्तानी थे सर, और मैं इंडियन आर्मी में था, देश प्रेम कूट कूट के भरा था। अगर देश का प्रोडक्ट अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो दूसरे को मैं क्यों यूज कराऊंगा, पहला ये था। दूसरा ये था सर कि मुझे वहां से सस्ता तो मिलता था, बट मेरी फैमिली के साथ मेरी बाउंडेशन थी कि मैं 5000 का 10,000 का प्रोडक्ट ले सकता था, बाकी अपने रिश्तेदारों को नहीं दिला सकता था। दूसरा कारण। तीसरा कारण यह था कि आर्मी की कैंटीन मुझे सस्ता देती थी, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं देती थी। यहां से मुझे बिजनेस दिखा, यहां से मुझे दिखा, यहां से हम लोगों की दुनिया के अंदर जितने भी साथी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी जहां से हमें पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, यहां से हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सर सारे मौके थे सर। बहुत बढ़िया सर। सर आपका स्वभाव इस तरीके का है कि मतलब आप में रिलेशन बनाने का, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का, कहीं ना कहीं अपनेपन का कुछ झलकता है आपके स्वभाव में। तो सर टीम को भी बताइए कि किस तरह आप ये मैनेज करते हैं कि रिश्ता किस तरह बनाएं, और आपके साथ जो जुड़ता है वो जुड़ ही जाता है सर, तो उसके पीछे क्या रीजन है सर? सर इसके तो लिए मैं कहूंगा मेरे मम्मी पापा के संस्कार हैं, क्योंकि मैं बचपन से जो जैसे माहौल में रहा हूं ना, तो हमेशा मुझे ये सिखाया गया लोगों से प्यार करें, जी, लोगों की अच्छाइयां ढूंढिए, लोगों के लिए कुछ काम आ सके वो कीजिएगा। और सर यही कारण था। लेकिन मैं फौज में रहने के बाद भी इतना ज्यादा मैं बोलने वाला नहीं था, इतना शर्मीला था सर। घर में कोई गेस्ट आ जाए तो उनसे बात नहीं करता था। लेकिन सर लकीली ये इस बिजनेस में आया, और बिजनेस में आने के बाद मेरे जो कोच हैं उन्होंने मेरे को बुकें पढ़ने की आदत डाल दी। अभी आपकी जो बात आए तो उससे पहले कहूं कि ये बुकों का मेरे को भूत सवार हो गया। उससे पहले मैं मनोहर कहानियां पढ़ता था, लेकिन एक बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी सर। मैं नए साथी और जो लीडर्स हैं वो सब पढ़ सकते हैं, और एक ऐसी बुक जो मैं ये कहूंगा अगर जिंदगी में सफलता चाहिए, आप अपने परिवार में सफलता चाहते हैं, आप अपने आरसीएम बिजनेस में टॉप लीडर बनना चाहते हैं, तो आप कुछ करें ना करें, कोई बुक पढ़े ना पढ़े, एक बुक है जिसका नाम है लोक व्यवहार। उसने मेरे को बता दिया उसके फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पे डेला ना मारे, उसको ना परेशान करें। और ये बात मेरे समझ में आ गई सर, अगर आप लोगों के बिजनेस में हैं, आप लोगों से प्यार चाहते हैं, तो पहले प्यार देने वाले बने, लोगों की कद्र करने वाले बने, लोगों को कैरी करने वाले बने। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जिंदगी में सफलता नहीं मिल सकती, ना ही इस बिजनेस में सफलता मिल सकती। तो सर
रिलेशन जितना अच्छा अगर हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लोगों से आप चाहते हैं मुझे प्यार करें, लोगों के प्यार की इच्छा मत कीजिएगा, लोगों को वो दीजिएगा जो वो चाहते हैं, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं सर। जी सर। राइट सर, बहुत बढ़िया। सर कहीं ना कहीं इसके पीछे स्वभाव ही है आपका जो इतना मिलनसार है, अपना लगता है। सर आप एक्सपर्ट है रिटेलिंग के, जिसमें आप हरी संजीवनी, श्योर शुगर उसको जबरदस्त तरीके से प्रमोट करते हैं और आपकी टीम भी। तो आप ये कैसे करते हैं और क्या नतीजे रहे हैं सर इस तरह करने के? थोड़ा टिप्स दे दीजिए जिससे हमें भी आइडिया लग जाए सर। ओके सर, बिल्कुल सर। हम जिस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको डायमंड तक ले जाने का, वो एक ही चीज है जिसका नाम है रिटेलिंग, जिसका नाम है सेल्स। और हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, जिसे हम बोले गरीब पद्धति वाले लोग, 95% लोग इस पैशन से क्या करते हैं, अपनी नजर अपने आप को बचाते हैं, वो बेचने से डरते हैं। उनको लगता है यार हमारी जो ना इज्जत बेकार हो जाएगी, वो बेचना अलग चीज मानते हैं, बुरी चीज मानते हैं। लेकिन सर अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो रिटेलिंग करना पड़ेगा। और रिटेलिंग के लिए कारण क्या है, हम लोग जब प्लान देखने जाते हैं तो हम इस हिसाब से जाते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा ये प्रोडक्ट बिक जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। दोस्त इस बेस पे मत जाइएगा, आप हमेशा लोगों के सॉल्यूशन करने के बेस पे जाइएगा। अगर आपको लगता है इस व्यक्ति को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है तो ही आप उसको रिकमेंड करें, आप थोपने के विचार से ना जाएं। मैंने जैसे हरी संजीवनी पे काम किया तो सर पहले मैंने खुद यूज किया। पहले मैं कोई किसान नहीं था, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं, इस देश की मिट्टी में खेला बड़ा हूं, तो मुझे पता था कि किसान की क्या दिक्कतें हैं। मैंने देखा था, उन दिक्कतों को पकड़ा, उन परेशानियों को समझा, उन परेशानियों का सॉल्यूशन दिया और उस कॉन्फिडेंस के साथ दिया, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, आपके कोई भी चीज को नहीं लेना चाहते। वो अगर किसी से प्यार करते हैं, अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं, अगर कुछ लेना चाहते हैं, तो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है अगर ये इस कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट में दम है साहब। आपको लगना चाहिए प्रोडक्ट को देते समय कि अगर ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा तेरे पैसे 100% वापस। सर मैंने हरी संजीवनी, श्योर शुगर चलते चलते रिटेल करता हूं, कोई भी प्रोडक्ट क्यों करता हूं, मैं उस व्यक्ति को एक ही बात बोलता हूं, भाई तेरे ये पैसे जाएंगे जरूर, बट अगर तेरे को लगे ये प्रोडक्ट का फायदा नहीं हुआ, तेरे गांव के लोग, तेरे परिवार के लोग अगर बोल रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है, इसके डबल प्रोडक्ट के पैसे मैं दूंगा साहब। जब उसे ये लगता है 1000 रुपए के प्रोडक्ट के 2000 मिल रहे हैं तो रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। और हिंदुस्तान का व्यक्ति लालची है साहब, वो देखता है कुछ बिना किए मिल जाए, उसे दिखता है एक के साथ 2 मिल रहा है, क्या दिक्कत है सर इस चीज के साथ। और जब उस प्रोडक्ट को रिजल्ट देखता है तो उसे विश्वास बढ़ जाता है, उसे लगता है यार व्यक्ति विश्वास के काबिल है, उसके बाद ये चीजें बढ़ना चालू हो जाती हैं सर। जी सर। जी सर, तो उसके क्या नतीजे रहे हैं सर रिसर्च के, थोड़ा बहुत बता पाए अगले 1-2 मिनट में? सर बिल्कुल, यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है, हमने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, चाहे हरी संजीवनी हो, स्प्रे मैक्स हो, आपका रैपिड हो, आपका श्योर शुगर हो, जितने भी हरी संजीवनी के प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब है। अगर कोई बोलता है व्यक्ति कि मैंने यूज किया था रिजल्ट नहीं आया, तो सर 2 चीज की कमी है, या तो उस जमीन में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का असर है, जमीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो सॉइल है उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ चुकी हैं, या फिर उस व्यक्ति ने हरी संजीवनी को सही तरीके से यूज नहीं किया है। बस अब दोनों चीजों को एज ए आप लीडर हैं तो इन चीजों को आपको देखना है। अगर रिजल्ट नहीं आए, अगर उसने, मैं अपनी बताता हूं, मैंने अपने भाई को दिया कि भाई ये प्रोडक्ट आपको हरी संजीवनी लगाना है, भाई ने बोला हाँ लगा दिए भैया, लगा दिया सर। गलती से 4 महीने बाद पहुंचा तो जो हमारा पशु बनते हैं वहां पे बाथरूम होता है, उसके ऊपर टांड होता है, तो मैंने जैसी नजर गई सर उस पे, उस पैकेट के 3 पैकेट के सिर्फ 3 पैकेट यूज हुए थे और बाकी 9 पैकेट ऐसे कैसे रखे थे, और बोला यार रिजल्ट नहीं आता। अगली बार सर मैंने काम किया, अगली बार मैंने अपने खुद हाथों से लगाए पूरा क्षेत्र। ये बोला यार फौजी तू फौज में था, अब तू अपना बिजनेस भी करता है, लेकिन इसमें तूने आके क्या डाल दिया। तो मैंने सिर्फ ये बताया, ये यार ये तो तेरे भाई ने भी डाला, मैंने कि डाला नहीं था सर, रिकॉर्ड तोड़ दिए उस बिजनेस में। मतलब गांव वाले चर्चा में आ गए कि सर अब की बार मुझे ये देना है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो काम करता है लेकिन सही नियम से सिद्धांत फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई चीज काम नहीं करती साहब। जी सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर मैं आपकी सक्सेस से रूबरू हो रहा हूं
और आपकी टीम में सर बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं सर, बहुत सारी महिलाएं जुड़ रही हैं आगरा से, बहुत यंग जनरेशन जुड़ रहा है सर आपके साथ। तो सर उसके पीछे क्या राज है, और महिलाओं के साथ जब हम काम करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा, और रियली में ये बिजनेस है ही महिलाओं का। हिंदुस्तान में बड़ी गलत बात रही कि हिंदुस्तान में महिला आगे नहीं आ पाई, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिला आए, और महिला सशक्तिकरण का यहाँ पे पूरा पूरा मौका है, और हम सारे लीडर चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े। सर महिला टीम के लिए सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रीमर है तो महिला है, नो डाउट। मैं अगर कहूं मैं ड्रीमर हूं, नो, महिला बहुत बड़ी ड्रीमर है। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमारे गुरुजी सुनील शर्मा जी बताते हैं कि महिलाओं के अंदर क्या क्या काबिलियत होती है। महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा ड्रीम है, अगर आपके अंदर उस पिन को उस पॉइंट पे रखने की अगर प्रैक्टिस आ गई, जैसे बोर्ड में, लाइट के बोर्ड में स्विच होते हैं ना, अगर आपको वो स्विच दबाना आ गया तो सर महिला कुछ भी कर सकती है, हर हद पार कर सकती है। महिला किसी से पीछे रहने वाली नहीं है। महिलाओं को पहली जरूरत है, उसे पता होना चाहिए मैं जहां काम कर रही हूं वहां मैं सुरक्षित हूं। उसके फैमिली को पता होना चाहिए कि वो जो जिन लोगों के साथ काम कर रही है उनके साथ करने से उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बहू बिल्कुल सेफ है। ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी। और उसको ये पता लग जाए ये काम आसान है, मैं कर सकती हूं। ये 3 चीजों पे आप काम करें सर, और महिला बहुत आगे बढ़ चढ़ के आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को आगे कीजिएगा, आप बैक फुट खेलिएगा, क्योंकि फुटबॉल के गेम में अटैकर कोई और होता है, डिफेंसर कोई और होता है, और उसको जो सबको मॉनिटर करता है वो प्लेयर कोई और होता है। तो एज ए आप कोच, एज ए लीडर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप टॉपर जाना चाहते हैं तो 2 चीजों को आप आगे रखिएगा, एक तो अपनी लाइफलाइन को और दूसरी अपनी अपलाइन को। आप फ्रंट में न रह के बैकफुट खेलिएगा, चाहे महिला हो आपके साथ या लीडर हो। मैं सर, मुझे नहीं पता मेरी सक्सेस का क्या राज है, मुझे पता है अगर सुनील शर्मा जी है तो इस धरती पर जितनी आरसीएम में पिन बनेंगी वो सब यहां आएंगी मेरी टीम में, क्योंकि मेरे साथ सुप्रीम पावर सुनील शर्मा जी चल रहे हैं। और दूसरी सुप्रीम पावर है वो मेरी टीम है। मेरी टीम मुकेश जी है, जितने भी टेक्निकल अचीवर जो बनने के भावी लीडर हैं, और जितने भी यहाँ लीडर सुन रहे हैं सर, इस नियम को फॉलो कर लेना अगर सफल होना है। अगर आपने सोचा मैं, तो समझ लेना गायब हो। आपने सोचा सिर्फ मैं नहीं हूं, हम हैं, तो ये बिजनेस में आप नंबर 1 जाएंगे। क्योंकि एक जो माला होती है ना सर, हर चीज की वैल्यू होती है, धागे की अपनी वैल्यू है, हर मोती की अपनी वैल्यू है, लेकिन उस वैल्यू की कोई कीमत नहीं है जब तक जो माला नहीं परोई जाए। और नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े काबिल लोग, दिग्गज लोग जो रियली में डायमंड बनने लायक हैं, वो अभी अगर ग्रो नहीं कर पा रहे तो कारण है वो सबको पीछे रख रहे हैं, आप उन फ्रंट में खेल रहे हैं। सर आपके अंदर जो टैक्टिस है उससे गोल नहीं होगा, वो जो अटैकर है वो ही गोल करेगा। अटैकर को आगे आने दीजिएगा, प्लानर है जो आपकी अपलाइन, उसको फ्रंट में रहने दीजिएगा सर, और आप सारी जीत जाएंगे सर। जी सर। जी बहुत बढ़िया सर, अपलाइन के टच में रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। जो लीडर्स रहते हैं उनका हमेशा विकास होता रहता है सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी जैसे कोरोना से पहले हम सेमिनार की तैयारी करते थे और सब करते थे, तो आपने बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैच किया है, चाहे वो जूम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो व्यूअर्स अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो सर हमें जूम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किस तरह कैच करना चाहिए, सोशल मीडिया को इस समय, और किस तरह से मीटिंग करनी चाहिए इस समय? जी सर जी बिल्कुल आपने ये कहा, और इस चीज को मैं ऐसे कहूंगा, बदलाव को जिन लोगों ने पहले पकड़ा है वो सब अरबपति है साहब। जब इस धरती पे किसी भी चीज में, किसी भी सेक्टर में बदलाव आया है, जिसने पहले पकड़ लिया उसे कोई नहीं पकड़ पाया साहब। आप देखिएगा, एक 100 मीटर की जो रेस होती है ना सर, वहां पे जब राइफल की आवाज आती है, जो पहला स्टेप निकाल जाता है वो नंबर 1 होता है साहब। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आपने बदलाव को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, आप किंतु परंत लगाएंगे, लोग करेंगे तब हम करेंगे, तो आप पिछड़ जाएंगे। मैंने भी देखा सर, हमको जूम मेरे को भी नहीं आता, मैं नेटवर्क में हूं, बट मुझे इंटरनेट की कोई नॉलेज नहीं है सर। बिल्कुल अपन तो ऐसे हैं बिल्कुल, लेकिन सर डिसीजन मेकर है साहब। अपन डिसीजन लेते हैं, गलत हो सही, लेकिन काम करके उसको राइट साबित कर देते हैं। क्योंकि रतन टाटा जी की बात
बोला डिसीजन कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, काम करके उसे सही साबित कर देते हैं। और वो चीजें मैंने सीखी, और इस चीज को सर मैंने किया कि हमने जूम को तुरंत जो ना रिचार्ज करा दिया, तुरंत 5200 रुपए का एकदम ले लिया उसको, और लेने के बाद शुरू कर दिया 4-5 लोगों से, और बढ़ते बढ़ते वो 250 तक की स्ट्रेंथ हो गई। और सर आज की डेट में मैं बता दूं, मेरे 2 आइडिया चल रही हैं सर, 2 आइडिया अभी भी प्रेजेंट में चल रही है जो कि रिचार्ज पे है, और सर फुल्ली तरीके से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम कभी ये ना सोचे कि अपलायन से जो हो सकता था वो नहीं किया, क्योंकि मैं जिस काबिल हूं वो मैंने करके दे दिया, और टीम फिर उसको जल्दी जल्दी फॉलो करने लगी। क्योंकि मैं सर फौज में था सर, मुझे स्विमिंग नहीं आती सर, एक कहानी थी स्विमिंग में, और मैं स्विमिंग सीखना चाहता था। मैंने अपने कोच, मेरे बॉक्सिंग का एक प्लेयर था, उससे कहा, वो आज वीडियो देख रहे होंगे, देशराज शर्मा, मेरे बड़े भाई है, बहुत प्यार करता हूं मैं उन्हें, और मैंने कहा सर मुझे स्विमिंग सिखाना है। बोला यार तू सीख लेगा, कि नहीं सर सीखना है। बोला आ जाना 12 बजे। सर मैं गया, और मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, एक्साइटमेंट और मेरा डिसीजन इतना ज्यादा है, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। 40 फीट की हाइट से मैंने जंप किया, स्विमिंग आता नहीं था, जाने के बाद मैं ये कर रहा था कि बचूंगा कैसे, मैं बोल रहा हूं भाई बचा ले, और जो मैंने फ्लाइट मारा, मतलब बटरफ्लाई 40 फीट की हाइट से, वो दंग रह गया, ये मुझे पागल बना रहा है, वो कमरे में चला गया। जब देखा मैं डूब रहा हूं तो बचाने आया, तो जब मुझे बचाया गया तो मैंने कहा, तो उसने मेरे को डांटा, जब पागल हो गया, जब तेरे को जो ना आता नहीं क्यों किया। मैंने कहा सर मैं कुछ भी कर जाऊं, मुझे पता था स्विमर मेरे पास खड़ा है। ऐसे ही जो भी कुछ करना है ना सर, इस बिजनेस में कुछ भी नहीं सोचना है, जो अपलाइन बोले। मुझे सुनील शर्मा जी ने थोड़ा सा कहा था कि सर अब हमें जूम पे आना है, सर बस मैं कूद गया, बाकी तो सर संभाल लेंगे, और सर ने संभाल लिया, आपने संभाल लिया, मुझे क्या टेंशन है। आप जैसे बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति मेरे साथ हैं, मुझे टेंशन ही नहीं सर, अपना दिमाग यूज ही नहीं करना है। अपना दिमाग लगा के 40,000 कमाता था, आज अपनी अपलाइन के दिमाग पे चल के लाखों में एंट्री कर रहा हूं साहब, बस ये है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस बदलाव का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, पूरा इंडिया आज देख रहा है सर आपको। जी सर, आपकी कहानी सुन रहा है, सक्सेस स्टोरी ऑफ अजीत सिंह जी। ग्रेट सर। तो सर आरसीएम बिजनेस में पहले मीटिंग में जाते थे तो ड्रेस व्रेस पहन लेते थे, अभी जूम पे हमें ड्रेस कोड का क्या रोल है सर इस समय? सर बिल्कुल, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर बिजनेस में अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और कोई भी चीज होती है वहां पे कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। जैसे मैं आर्मी में था, जब भर्ती होके गया था तो एक शर्ट और लोवर पहन के गया था, और वहां जाते ही मेरा कड़ब्बे कटिंग, मतलब मिस्टीन कटिंग की कटिंग हो गई थी, और मेरे हाथ में खाकी एक हाफ पैंट और टी शर्ट पकड़ा दी थी, बोला ये पहनो। जैसे ही पहना तो फीलिंग्स आ गई थी कि मैं अब आर्मी मैन बन गया हूं। डॉक्टर्स के पास व्हाइट कोट पहनते ही और उसके आला जैसे ही गर्दन पे टंगता है, वो फीलिंग्स जाग जाती है कि वो डॉक्टर्स है। सर आप, अभी मैं बताता हूं, अभी अगर मैं टाई वाई खोल दूं तो मेरी फीलिंग्स बिजनेसमैन की नहीं रहेगी, मैं एक आम आदमी हो जाऊंगा कि ऐसे ही मैं कोई मूवी देख रहा हूं, ऐसे ही कोई मीटिंग देख रहा हूं। सर अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप टाई में हैं, आप कोट पैंट में बैठे हैं, आप ड्रेस कोड में हैं, सर आपकी फीलिंग हमेशा 5% लोग अमीरों जैसी होगी, क्योंकि अमीर लोग कभी रहते ही नहीं ऐसे, वो हमेशा अपनी अमीरी वाली जिंदगी जीते हैं। सर कोरोना रहा कुछ भी रहा, हमने हमेशा अपने आप को हमेशा बिजनेसमैन माना है, और अभी भी है और हमेशा रहेंगे सर, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन है, इंडिपेंडेंट ओनर है, हम लोग अपने बिजनेस के मालिक हैं। और जो मालिक नहीं है वो रहेगा वैसे ही, जिसने माना बिजनेसमैन वो रह ही नहीं सकता सर, क्योंकि बिजनेसमैन चोला ओढ़ ही नहीं सकता साहब, क्योंकि बिजनेसमैन का चोला ही ये है साहब। जी सर, सही बात है सर। अच्छा, गुरुजी ने हमें एक ड्रेस कोड दिया है, व्हाइट शर्ट और रेड टाई, तो उसका क्या रोल है सर? वो गुरुजी ने क्यों दिया है सर आपके हिसाब से? सर बिल्कुल, जैसे हर चीज का एक वंश का नाम होता है। जैसे मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं तो मेरे खानदान का एक अपना पहचान है, एक टाइटल है। ऐसे ही मेरे वंश का जहां भी मैं जाता हूं तो वो मेरा नाम साथ चलता है। सर ऐसे ही हमारी जो टाइगर टीम है ना, पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी जाए एक बच्चा, हमारी टीम का एक नया लीडर जाए, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस कोड होता है, जैसे ही उसके बैच लगता है, व्हाइट शर्ट रेड टाई और मतलब डार्क अपने कोट वगैरह सूट होते हैं, तो लोगों को मैसेज जाता है यार ये हो ना हो टाइगर टीम का बंदा है, हो ना हो ये टाइगर टीम का बंदा है। तो इससे अगर कहीं पड़ोस में आप देखेंगे, हमने देखा है, मैं एनिवर्सरी में जाता था लोगों की भीड़ में, तो मुझे लगता था यार
कोई अपन को तो जानता ही नहीं है, लेकिन पास में चलता है यार ये पता नहीं किस टीम के बंदे हैं, ये बैच कुछ अलग पहचान है, तो प्राउड फील होता था कि हमारा खानदान अलग है, हमारी पहचान अलग है। तो आरसीएम बिजनेस में भी हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने वाले हैं आरसीएम बिजनेस को। तो हमारी कहते हैं ना साइज वाइज, हमारा टर्नओवर, हमारा हर चीज, टर्नआउट, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारी लीडरशिप, हर लीडर से, हर टीम से अलग होनी चाहिए। और टाइगर टीम हमसे है। अगर आपका वजह से टाइगर टीम का नाम बदनाम हो तो मुझे लगता है आपका नहीं, खानदान का नाम बदनाम हो रहा है। तो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है कि टाइगर टीम के नाम को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करना है। तो हमेशा ड्रेसेड रहे, हमेशा डिसिप्लिन रहे, हमेशा एक्साइटमेंट में रहे, हमेशा लीडरशिप का पूरा हुनर है अपने साथ लेके प्रेजेंट करे अपने बॉडी लैंग्वेज में सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर। कोरोना में 1-2 दिन तो मैंने सेविंग नहीं की, पर उसके बाद मैं भी रोज सेव करना, व्हाइट शर्ट और रेड टाई। जब से गुरुजी ने बोला है, हर मीटिंग में मेरा यही रहता है, व्हाइट शर्ट और रेड टाई, क्योंकि गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी जो बोलते हैं मैं मान लेता हूँ सिंपल। तो सर बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए सर। जगदीश सर 1 मिनट लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी। जिंदगी में जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं इस बिजनेस में, उसमें यही कारण है। वो पता है, सोचते ज्यादा है, करते कम है। इस बिजनेस में सिंपल काम है डुप्लीकेशन फॉलो करना, जैसा कहा वैसा करो। और ये सर बहुत लक्की हूं क्योंकि इंडियन आर्मी में यस सर, यस सर, यस सर, बस एक ही चीज सिखाई गई, डिसिप्लिन 100% फॉलो। और ये चीज मुझे यहाँ सीखने नहीं पड़ी। सिविलियंस यहाँ पे जो और लोग आ रहे हैं, वो उनको टाइम क्यों लग जाता है इस बिजनेस में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उसे करना क्या है। अगर एक व्यक्ति समझने में कम टाइम लगाए और जो बताया गया उसे इट इज फॉलो कर दे, तो मैं ये कह सकता हूं जो व्यक्ति 3 साल में, 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बन रहा है, वो मात्र 12 महीने 6 महीने में रॉयल्टी अचीवर बनने लगेगा सर। जी सर। बहुत बढ़िया बखूबी बताया है सर आपने। सर अभी कंपनी ने कल्चर चालू किया है डिस्प्ले वॉल, तो सर डिस्प्ले वॉल और इसके क्या फायदे हो सकते हैं किसी के जीवन में? सर बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपनी ने बहुत दिनों से कहा था कि आप डायमंड क्लब कीजिएगा। हम लोग कहते थे हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमें अपने प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए। तो कंपनी का ये डिसीजन हम पूरे इंडिया के लिए सारी कंपनियों को एक अलग तरीके से पहचान देने के लिए आरसीएम कंपनी का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और डिस्प्ले कॉर्नर का जो सर मेन काम है, अगर जो व्यक्ति आज डिस्प्ले कॉर्नर नहीं कर रहा है या वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो मैं उससे ये कहूंगा कि वो अपने ताले में चाबी नहीं लगा पा रहा है। अगर वो सक्सेस चाहता है तो बिना ताले में चाबी लगाए ताला नहीं खुलेगा साहब। और सक्सेस का जो ताला है, सक्सेस का जो लॉक लगा हुआ है, वो डिस्प्ले कॉर्नर वाली चाबी से खुलेगा। क्योंकि अगर आपके माइंड में बिजनेसमैन ओनरशिप है तो आप अपने आप को बिजनेसमैन तब फीलिंग करेंगे जब आपके पास बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो स्टॉक होगा। और वो स्टॉक के लिए डिस्प्ले कॉर्नर बिल्कुल सिंपल है। आप देखिएगा सर, आपने अपनी बाइक की एक शोरूम खोला, आपने बढ़िया बिल्डिंग बना दी, सब कुछ तैयार कर दिया, लेकिन बाइक नहीं रखी। बोला सर मैंने बाइक की एजेंसी खोल दी, आओ आपको बाइक दिलाऊंगा। कोई आपसे बाइक नहीं खरीदेगा क्योंकि बाइक है ही नहीं। और जीरो रख के आप गरीब पद्धति वाली बातें सोचते हैं। अगर आपने जो दुकान खोली है उसमें आपके प्रोडक्ट हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे कि भैया ये शोरूम सा दिख रहा है, यहाँ कुछ नया काम है, एंट्री करेंगे। और एंट्री करना ही तो हमारा काम है। एक व्यक्ति आ जाए, बस यही तो हमें चाहिए। उसके बाद तो काम हमारा है, हम बोलेंगे, हमारा प्रोडक्ट बोलेगा और प्रोडक्ट के रिजल्ट बोलेंगे, व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा। बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। डिस्प्ले कॉर्नर से 1000 की जोनिंग हम लोग 350, 500, 1000 जोनिंग लेके घूमते थे, बिजनेस 50,000 का, क्योंकि लोग खरीदारी नहीं करते थे। अब आप जोनिंग कराते हैं, बोला भैया अब जो ना एक फ्रेंचाइजी मिल रही है, जो 5 लाख रुपए में आरसीएम की फ्रेंचाइजी मिलती थी, मात्र 10,000 रुपए में जो 3 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ इन्वेस्ट करके 8 लाख, 5 लाख कमाते थे, वो 10,000 से 25 से 50 लाख रुपए कमाने की 100% गारंटी। और ये जो कॉन्फिडेंस बोलेगा सर, तो लोग आपके साथ आएंगे, लोग करोड़पति बनेंगे, लोग बिजनेसमैन बनेंगे। डिस्प्ले कॉर्नर हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा सर। और जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो सितंबर में तहलका मचाएंगे सर। जी सर। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप वो काम करें, आपकी टीम करे, तो वो ही करें।
जैसे Yes, sir. आप चाहते हो आप ड्रेस आप नहीं पहने और टीम भी नहीं पहने तो बिल्कुल मत पहनो, और आप चाहते हो आप पहन रहे हो टीम भी पहने तो पहन लो। आप चाहते Yes, हो sir. टीम भी डिस्प्लेबल ना करे तो आप भी मत खोलो। आप चाहते हो टीम में सब लोग कर ले तो सबसे पहले आप तो पहले आप खुद करो सर। बिल्कुल राइट बिल्कुल सर। राइट। अब हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं सर। रैपिड Yes, sir. फायर Yes, क्वेश्चन sir. भी आपके लिए मैंने सेव किए हुए हैं। यस सर। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एनिवर्सरी आती है हर बार, एनिवर्सरी का क्या रोल है? एक लीडर को कैसे तैयारी करनी चाहिए टीम को जिताने के लिए? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एनिवर्सरी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग हो, हर कंपनी के अंदर खुशी का माहौल होता है। पूरी साल के अंदर थकान मिटाने का समय होता है। जैसे कुंवारे लड़के होते हैं ना, जब उनको डेट फाइनल हो जाती है ना शादी की, और उस समय उनके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है लड़की के अंदर लड़के के अंदर, वो एक्साइटमेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होना चाहिए। अगर रियली में वो अपने एक लड़का क्यों एक्साइटेड होता है कि उसके घर में एक उसका परिवार बसने वाला है, उसके घर में एक नया सदस्य आएगा और एक नया परिवार बसेगा। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने एनिवर्सरी की तैयारी की तो यहाँ पे होगा क्या, आप जिन साथियों को लेके जाएंगे आप बताएंगे सर डायमंड कैसा होता है, आप बोलेंगे 25 लाख रुपए की इनकम होती है। अरे सर उसने देखा ही नहीं, एनिवर्सरी में वो अपनी आंखों से देखेगा कि यार 25 लाख कमाने के बाद लाइफ स्टाइल कैसी हो जाती है। वो देखेगा एक व्यक्ति साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति आज BMW में कैसे घूम रहा है, एक व्यक्ति अपनी जो ना नॉर्मल मकान में रहने वाला व्यक्ति आज 5-5, 10-10 करोड़ के मकानों में एंट्री करने वाले हैं। वो क्यों? तो वहां पे उनको क्या है, प्रत्यक्ष मिलेगा, वहां वो अपनी आंखों से देख पाएंगे और उनका बिलीव लेवल बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ता है ना तो उनके अंदर भी लगता है यार अब तो ये काम कर लेना चाहिए। जितने भी डायमंड है, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी आरसीएम बिजनेस में कोर लीडर्स हैं, या आप हैं सर, या हमारे गुरुजी हैं, ये सब कहीं ना कहीं पैदावार एनिवर्सरी की है, क्योंकि ये वो बीज है एनिवर्सरी में ही उगता है। तो आप सारे साथी जो अभी एनिवर्सरी आने वाली है नवंबर में, उसकी बढ़ चढ़ के तैयारी करें, लेकिन उससे पहले उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, वो सर बताएंगे सर। जी सर। जी सर, ये टाइगर टीम ने एक रिवाज बनाया है सर, 1 सितंबर ये 1 सितंबर क्या है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए सर? सर बिल्कुल, मेरे थोड़े से एग्जांपल कुछ अलग तरीके के रहेंगे क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन हूं सर। जब भी आप गेम खेलते हैं तो 2 टीमें होती हैं और टूर्नामेंट में कई टीम पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उन सब में एक टीम होती है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड क्यों होती है? क्योंकि उसने जो तैयारियां की है ना, उसका प्रदर्शन वो एक अलग मूवमेंट 100 गेम में दिखाती है। जब 100 टूर्नामेंट में एक 100 गेम होता है ना, उस गेम में वो दिखा देती है जिससे लोग बोलते हैं यार कमाल कर दिया। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में टाइगर टीम की जो पहचान है वो है 1 तारीख। 1 तारीख हम शुरू से लेके आ रहे हैं। जो लीडर 1 तारीख को अपना डायमंड क्लब करेगा, उस भीड़ से हटके उसकी अलग पहचान हो जाएगी। रामकृष्ण गुरुजी की, सुनील शर्मा जी बोलते थे, हर गुरुजी के पास 2 डायरियां होती हैं। वो छोटी वाली डायरी जो पॉकेट डायरी है उसमें नाम निकल के आ जाता है। नाम निकलने का मतलब है कि वो जो 25-50 लाख कमाने वाला व्यक्ति फ्यूचर में जाएगा उसमें नाम एंट्री हो जाता है कि ये नाम है जिसको मुझे डायमंड के लिए ये तैयार है, मुझे बनाना है। 1 तारीख को अगर एक व्यक्ति अपनी सेल्फ आईडी पर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है, 1 तारीख को बोल देता है कि आई एम लीडर, आई एम सुपर फास्ट, आई एम डायमंड क्लब कंप्लीट, तो क्या होता है, सारी अपलाइन की नजरों में फोकस हो जाता है। और जिसके ऊपर फोकस होता है, सर बारात में दूल्हे बहुत होते हैं, बारात में सब दूल्हे होते हैं क्या? सब लोग दूल्हे बन के जाते हैं, लेकिन होता क्या है, नहा धो के जाते हैं, सेंट सिर्फ मारते हैं, लेकिन एक व्यक्ति पे सब फोकस रहता है, कैमरे का फोकस रहता है, क्योंकि उसने अपने आप को दूल्हा बनाया है। और नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में, जिसने 1 तारीख को दूल्हा बना दिया अपने आप को, 1 तारीख को अपनी आईडी पर डायमंड क्लब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया, तो वो पूरे 30 दिन नहीं, जब तक आरसीएम बिजनेस रहेगा तब तक दूल्हे बन के जिंदगी जिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ एंजॉय करनी है तो क्यों ना दूल्हे वाली बनाओ अपनी लाइफ को। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम 1 तारीख को कीजिएगा, आप बिजनेसमैन की फीलिंग करेंगे, आप इस बिजनेस में बड़े लीडर बनेंगे। अगर बनना है तो 1 तारीख को अपना भीड़ से हटके काम कीजिएगा सर। डायमंड क्लब 10,000 बिजनेस वॉल्यूम। जी सर। बहुत बढ़िया सर, लीडर सुपर फास्ट 10,000 बिजनेस वॉल्यूम टीम की कहानी है, लीडर की निशानी है। साल में 1 बार ही करवाते हैं तो हम बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। तो सर अब मैं पूछना चाहता हूँ
अजीत सर की फौजी वाली जिंदगी और अजीत सर की एमराल्ड वाली जिंदगी में क्या अंतर है सर? सर बिल्कुल, आज और उसकी बात करूं तो फौजी लाइफ हम उसको अलग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो देश प्रेम था सर। कहते हैं ना कि मैंने एक सीडी सुनी थी और वो स्वर्गीय सतीश पंडित जी की थी, कि बोला एक फौजी व्यक्ति बॉर्डर पे खड़े होके वो उतनी सैलरी के लिए नहीं खड़ा है, उसको प्यार खड़ा किया है, वतन के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम खड़ा करता है। तो नो डाउट सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, और देश के सारे फौजियों को मैं सल्यूट करता हूँ। आज मैं सेवानिवृत्त हूँ, लेकिन आज नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रेम है, और सारे बहुत सारे साथी ऑन ड्यूटी हैं, वो हैं, देख रहे हैं सर। बट वहां की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में मुझे कतई महसूस नहीं होता। मुझे आज भी लगता है मैं फौजी लाइफ जी रहा हूँ। क्यों? पता है, हिंदुस्तान का प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मुझे लगता है वो काम वहां कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। बट अब फर्क ये है सर, अगर मैं थोड़ा सा लाइफ स्टाइल की बात करूं तो लाइफ स्टाइल में ये फर्क है सर, मैं जब फौज से आता था तो मेरे पास बाइक नहीं हुआ करती थी सर। मेरे पास पापा के पास बुलेट थी उस समय जब मैं छोटा था, और वो बुलेट से मुझे बुलेट सिखाते थे। पापा के पास ट्रक थे, लेकिन सर जब तक मैं आया तो बहुत सारे फाइनेंशियल दिक्कतें आई। आप समझते हैं, हर फैमिली में आते हैं, तो वो चीजें फिर नहीं हो पा रही थी। फौज में गया तो सर बड़ी मुश्किल से एक बाइक ली, और जब बाइक ली तो कई बार मैं जाता था रिश्तेदारी में तो बड़ा टेंशन होता था, रेत धूल, बड़ा कपड़े सब ऐसे हो जाते थे। बाइक को उसी बाइक पे लेके जाता था सर, वो लाइफ रही। और जब इस बिजनेस में आया, रॉयल्टी अचीवर बना, तो मैंने क्विड गाड़ी ली, और आज इस बिजनेस से लॉजी जैसी गाड़ी में चलता हूँ। पूरी फैमिली उसमें होती है, सारी मीटिंग उसमें होती है। और आज मेरे साथ के कुछ फौजी साथी आए हुए हैं, वो पावर हाउस में या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और जॉब करना चाहिए सर, परिवार है उनका, उनकी जरूरत है, करेंगे, वो उनका डिसीजन है। बट आज वो कहते हैं, एक साथी बोल रहे थे, मेरे नाम राशि है, बोला भाई जिंदगी अगर जीना है ना, आप जैसी जियो। मैंने कहा ऐसा क्या है भाई, जिंदगी आप भी दाल रोटी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ ना भाई, हम लोग तो ऐसे काम करते हैं जो वहां कर रहे थे यहाँ, लेकिन आप एट ए टाइम टाई वाई में रहते हैं, सुबह निकलते हैं, एक पूरी 8 सीटर गाड़ी में अकेले चलते हैं, एसी चलता रहता है। तो सर बड़ा प्राउड फील होता है, मतलब अब लगता है कि एक रईसों वाली जिंदगी जीना शुरू कर रहे हैं सर। जी सर। सर आपके परिवार में कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी और कितने बच्चे हैं? थोड़ा वाओ सर बिल्कुल राइट। अभी अगर मैं बताऊं, मैंने इन्वॉल्व पहले से ही कर दी थी सर। अगर मेरी वाइफ अगर इन्वॉल्व ना होती इस बिजनेस में तो ये बिजनेस मैं नहीं कर पाता। शुरू में बहुत चैलेंज आए, लेकिन बाद में जब सुनीत शर्मा जी की एक होम मीटिंग में बिठाए, उसके बाद आरसीएम वर्ड दिखाया, उसके बाद कभी भी मुझे चैलेंज नहीं आए। लेकिन मेरी शादी अगर मैं बात करूं तो हमारे परिवार में, मेरे समाज में, पहले मेरे दादाजी की पहलवान थे, और हम पहले जो ना उनके प्यार थे, नाती थे, तो कहा कि जब हम मर जाएंगे तब शादी करोगे बच्चों की, तो उन्होंने हाई स्कूल में ही शादी करवा दी थी सर। और जब शादी हो गई छोटी उम्र में तो स्वाभाविक है बच्चे भी हो गए। आज सर मेरी बड़ी बच्ची बीएससी सेकंड ईयर में है, अभी एग्जाम दे रही है, और सेकंड बच्ची बीए में एंट्री करेगी, और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। तो सर बड़ी अच्छी फैमिली है और बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अगर आरसीएम नहीं होता तो मुझे लगता है ये फैमिली बड़ा हिल जाती सर, लेकिन आज बहुत मजा आ रहा है सर। जी सर। चलो सर, बहुत बढ़िया है, शुभकामनाएं हैं आपके परिवार को, क्योंकि बहुत जल्दी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ रही हैं सर, समाज की भी। और मैं आपके पिताजी से भी मिला हूं सर, वो मेरी आंखें नम हो जाती है। उन्हें अंकल जी को हम नेताजी बोलते थे शायद आपके एरिया में। तो मैं आज चाहता हूँ कि उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, वो जहाँ भी है। तो यही बात बोलना चाहता हूँ कि शायद उनके यश की वजह से शायद आपको आरसीएम मिला और आप आगे इतनी तरक्की कर रहे हो सर। तो एंड सवाल पूछना चाहता हूँ सर आपसे कि सर वो सब ठीक है, पैसा, देश, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं सर। तो सर आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आपका वो दिन थे? बिल्कुल सर, अब आपने वो चीज पूछ ली है जिस वजह से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। और मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप बिजनेस में या जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो अपने सपने ढूंढिएगा। सपनों में एक बहुत बड़ा कारण है, जब तक सपने का कोई बड़ा कारण नहीं होगा, जब तक कोई उसके पीछे इमोशनल ड्रीम नहीं होगा, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। और सर इस बिजनेस का पीछे मेरा कारण है कि मैं अपने पापा जी की बदौलत कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, मेरे चेक नहीं आए। अभी प्रवीण नागर जी बोल रहे थे हमने चेक नहीं देखा, रियली है सर। मैंने 2 साल 3 साल तक मुझे इसमें कितना पैसा आया, 2000 2500 रुपए, लेकिन कभी मैंने चेक की तरफ नहीं देखा।
मुझे एक ही चीज दिखती थी ना, मुझे अपने पापा के लिए बिजनेस करना है। क्योंकि पापा जी की मैंने लाइफ की जो स्टोरी सुनी थी, उन्होंने जो संघर्ष किया था और हमको जो कुछ दिया था, मैं ये कहूँ ना, उसके लिए मैं जो भी कुछ कर जाऊं बहुत कम है। मेरे पिताजी का अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा वजूद है, बहुत बड़ा वजूद है। मैं ये कहूँ ना कि जहां मेरे पापा खड़े हो जाते थे, वहां से उनका साम्राज्य चालू हो जाता था। उनका नाम, उनकी शोहरत हर जगह फैली पड़ी थी, लेकिन एक अभाव था, पैसा। कारण क्या था पता है? उन्होंने 2 नंबर से पैसा नहीं कमाया, कभी भी किसी का बुरा करके पैसा नहीं कमाया। लोग कमाते थे, बोला भैया तुम कर लो, मैं तो इसी में सुकून। और सर वो कारण, मेरा दर्द मेरे अंदर था। मैं लोगों की सुनता था, कई बार बोलते थे नेताजी हैं लेकिन पैसा नहीं है। सर मैंने कहा था कि एक दिन पैसा इतना होगा इस बाह क्षेत्र के अंदर, इस यूपी के अंदर, अगर एक अमीर व्यक्ति का नाम आएगा ना तो अजीत का आएगा, और वो मेरे को करके जाना है। और मेरा कारण था सर कि पापा जब मेरे बीमार हुए, उनका हार्ट का सर्जरी हुई, वो उनको मैंने ऑपरेशन कराया, लगभग 7 महीने मैंने दिल्ली के अंदर रखा। बहुत पैसा रहा, मतलब मैं आर्मी में था तो बहुत सारा सपोर्ट मिला, लेकिन बहुत सारे खर्चे रहे सर। पैसे को खूब कोशिश की, लेकिन पापा को मैं नहीं बचा पाया। लेकिन उनकी लास्ट जो टाइम था ना, उनकी आंखों में जो मैंने दर्द देखा ना सर, वो दर्द मुझसे काम कराता है। मेरी फैमिली मुझसे कुछ भी बोले, फैमिली मेरे से कितनी भी रूठ जाए, मेरा परिवार रूठ जाए, मेरी टीम रूठ जाए, मैं सिर्फ उसी एक चीज को लेके चलता हूं, पापा के चेहरे को लेके। उनकी जो अरमान थे, जो मेरे पे विश्वास था, मुझे फीलिंग्स आज भी आती है कि मैं इस बिजनेस को सिर्फ पापा की वजह से कर रहा हूं। मैंने ड्रीम लिया है कि मैं इस बिजनेस से डायमंड बनूंगा, तो इस बिजनेस से अपने बाह में, मेरा जो पैतृक जगह है, तहसील है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को पापा के नाम से हॉस्पिटल खोलना है। मुझे हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों की शादियां करानी है। मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दिलानी है। सर ये मेरे ड्रीम है। क्यों ड्रीम है? मेरे पापा ऐसा मानते थे, और सर उनको मैं पूरे किए बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि लोग कितनी परेशान। कंपनी बंद हुई तो मैंने ठाना कुछ भी हो जाए ये चालू होगी और इसमें नंबर 1 होके दिखाएंगे, क्योंकि मेरे कारण ऐसे कुछ थे सर, पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे ड्रीम इमोशनल थे। और सर जब इमोशनल हो जाता है, एक व्यक्ति को दो ही चीज कामयाब बनाती है, एक तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम और एक उसका डर, फियर। अगर 2 चीजें हैं, या तो आपके पास ड्रीम इतना बड़ा हो जो आपकी मुश्किलें ना हो, या आपका डर इतना ज्यादा हो कि आपको डर लगे, रूह कांप जाए। अगर ये नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर मेरे पास था, जब मेरे पापा की अंतिम सांस टूटी तो मेरे पास, मैं अकेला था, मेरे पीछे मेरे 2-3 भाई थे जिनकी शादियां नहीं हुई थी, मेरी एक सिस्टर थी जिसकी शादी करनी थी। अब मेरे पास एक ही बात थी, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैं रात में पापा के साथ रहता था, दिन में जाके फील्ड करता था। मैं 2 दिन के लिए भाई को छोड़ के आके फिर मैं मीटिंग अटेंड करता था और प्लान दिखाता। कारण पता है क्या था सर? मुझे आभास हो गया था पापा अब नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। फिर मेरे एक ही बात थी कि अगर मैंने आज अपने आप को कामयाब नहीं किया ना, तो मेरे पास कोई अस्तित्व नहीं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे भाई जो ना, पीछे बैकअप कुछ नहीं है, मैं ही हूं। सर मेरे को मेरे डर ने कामयाब बनाया, और मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। बड़ी से बड़े लेवल पे जाना है, अपनी टीम को लेके जाना है। और जो भी मुझे आज सुन रहे हैं सर, मैं जितना जिसके बिजनेस में, जिसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, एट ए टाइम करने को तैयार हूं। मुझे कोई मतलब नहीं कौन किसकी टीम का, बट एक बात जरूर है, ड्रीमर है उसके साथ हूं, चाहे मेरी टीम का है या किसी के टीम का। रात भर अगर कोई 1 बजे मुझे बोले ना कि सर मुझे आपकी जरूरत है, मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम को जीना है। मैं अपने फियर को भी जानता हूं, और ये दर्द हर किसी के है। मैं जब भी सर चलता हूं ना, मैं सर्दियों में निकलता था 4 बजे, मैं रात को 1-1 बजे प्लान दिखाता था, 1 बजे प्लान दिखा के आता था। रात में दिमाग में मेरे एक ही बात चलती थी कि बिजनेस में किसको कहां लेके जाना है, बिजनेस में टीम कहां से बिल्ड होगी। कारण पता है सर, मेरे आंसू निकल आते थे जब मैं अकेला सफर करता था, और मैं सोचता था कि अगर ये लोग कामयाब नहीं हुए, मेरी टीम नहीं बनी। सर मैंने पेंशन आने के बाद अपने आप को रॉयल्टी अचीवर बनाया है। मैं रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए मेरे पास बिजनेस नहीं था, लेकिन कारण था कि जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, उन्होंने विश्वास को नहीं तोड़ना। मैंने अपने आप को वो चीज करके, और आज टीम के लिए काम करना चाहता हूं सर। ये ड्रीम मेरे पूरे होंगे जब तक टीम के नहीं होंगे। तो बहुत सारा इमोशनल है सर, मैं इसको लेकर बहुत भावुक हो जाऊंगा, क्योंकि आज भी मैं सोते जागते जब पापा को याद करता हूं ना, तो मेरा दिल जो है ना बहुत वो हो जाता है। और मुझे अगर कोई काम करा रहा है ना, तो पापा के सपने, पापा की यादें मुझसे काम करा रही हैं।
और ये वो प्लेटफॉर्म है जो रियली में मेरे सपने पूरे कराएगा। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जो ड्रीम देखता है, जो सपने रखता है, कुछ करने का मौका है उसके पास, तो आरसीएम बिजनेस उसके लिए प्लेटफॉर्म है और यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। और यही उम्मीद के साथ सर हम लोग काम कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल सही सर। ये कहानी ड्रीमर्स की शुरू करने के पीछे भी यही इरादे थे कि ड्रीमर से मिला जाए, जो सच में दिल से कुछ करना चाहते हैं ना, उनको ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए अब, और सच में टाइगर टीम का नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में करना है सर। ये अब हमारा दिल से सपना है। मतलब रैपिड फायर क्वेश्चन का है, हमें अगले 2 मिनट में फटाफट आपसे सवाल पूछूंगा, फटाफट आपको जवाब देने हैं। सर आपकी फेवरेट बुक? ओके सर, मेरी फेवरेट बुक है लोक विवाद। बहुत सारी बुक है लेकिन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ लोक विवाद। बहुत बढ़िया। डेल कार्नेगी। सर आपकी फेवरेट सीडी कौन सी है? सर मेरी सबसे फेवरेट जो सीडी है उसकी अगर मैं बात करूं, द सीक्रेट। द सीक्रेट, ग्रेट सर। सर क्योंकि मैं बहुत चीजें मैं सोचता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। अगर मैं सारे लीडरों से कहूंगा हार्ड वर्क कम करो, स्मार्ट वर्क ज्यादा करो, आप अपने माइंड को मैसेज दो, आप बन चुके हो, आप बन जाओगे सर। मैंने जो सोचा है वो हासिल हो गया है, इसलिए मैं सारे लीडरों को, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, सर सीक्रेट होता है, कोई चमत्कार है जो पावर काम करती है आपके माइंड में, बस उसे बिलीव कर लो, हो जाएगा सर। जी सर। सर फेवरेट मूवी जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? सर एक ही मूवी है जिसको मैं देख के प्रभावित होता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर फिल्म की जो मूवी है, बस सर अपन एकदम गदगद है। बाकी अपन ना मूवी देखते ना कुछ, ओनली आरसीएम देखते हैं। यही मूवी है, यही बुक है, अब तो सब कुछ यही है। ग्रेट सर। सर आपका रोल मॉडल कौन है लाइफ में, सामाजिक में और आरसीएम में? सर मेरे अगर आरसीएम की बात करूं और सामाजिक की बात करूं तो मैं अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानता हूं, और आरसीएम बिजनेस में आने के बाद तो मैं ओनली एक ही व्यक्ति है, बहुत सबसे सीखता हूं, बट मैं सुनील शर्मा जी को मानता हूं। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, मजा आ गया, आपने दिल से बात की। पूरा हिंदुस्तान आज सुन रहा है एक ऐसे फौजी की कहानी जो आज पूरे इंडिया में फेमस है। उनकी उम्र लोगों की बढ़ती है, उनकी कम होती जा रही है सर। तो सर ये रीजन और बता दो सर 30 सेकंड में सर। हाँ सर बिल्कुल, आपने ये सही पूछ लिया। रियली मैं देखो, मेरे बच्चे भी साइड में जो ना टीवी पे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं। कई जगह मैं प्लान देखने जाता हूँ, तो बहुत सारे रिश्ते प्रमोट कर देते हैं कि भैया रिश्ता ले लो, तो ये सब बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सर। बट इसके पीछे कारण है सर, मैं अपने सपनों को जीता हूँ, मैं हमेशा अपने सपनों में रहता हूँ। मुझे बाहर की टेंशन से फर्क नहीं। अगर कोई हो भी गया ना, मेरी वाइफ भी कई बार बोलती है तुम सुनते क्यों नहीं मेरी, तो मैं हमेशा अपने सपनों में रहता हूँ। और जब आप अपनी जिस चीज को चाहते हो उसके साथ रहोगे तो बूढ़े हो ही नहीं सकते। हम सबके कोच, जिसको हम बोलते हैं टाइगर टीम के माननीय दिनेश मोहन जी, बोलते हैं कि मैं बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं युवाओं लोगों के बीच रहता हूँ, मैं अपने सपनों के साथ रहता हूँ, बूढ़ा हो ही नहीं सकता सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और दिल से तो पर्दे के पीछे की कहानी आपने दिल से हमें बताई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सभी व्यूअर्स का। आपको सभी लीडर्स को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मैं मानता हूँ। हम ऐसे ही अच्छे लीडर्स को बुलाते रहेंगे। कल 25 अगस्त है और हमारे बीच में आने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियर, जिन्होंने अपने कैरियर को गुड़गांव से शुरू किया था, मिस्टर नवीन कुमार जी। आजकल वो रुड़की में हैं और कमाल की बात है वो भी टेक्निकल अचीवर है और उनकी धर्मपत्नी जी भी टेक्निकल अचीवर हैं। वो डबल टेक्निकल अचीवर हैं। तो पहली बार हमारे शो में ऐसा होगा कि डबल टेक्निकल अचीवर से मुलाकात होगी आपकी कल। तो क्या आप तैयार हैं? यस सर। चैट बॉक्स पे यूट्यूब पे लिख दीजिए और हम मिलके काम करेंगे सर। और लास्ट में सर ये बताइए, कहानी ड्रीमर्स की जो चल रही है सर, ये अगले 2-3 दिन में हमें क्या रोल है सर, इस एनिवर्सरी में क्या रोल रह सकता है इस सीरीज का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो ये सीरीज है सर, इसका बहुत बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि जो हम लोग लीडर थे जो छुपे पड़े थे, इस जूम मीटिंग के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से सारे लोग ओपन होके आगे आ रहे हैं। तो एक अलग पहचान मिल रही है लोगों को, अलग अलग नॉलेज, हर तरीके की, हर व्यक्ति के कोई ना कोई पॉइंट काम आ सकता है। और सर जो अभी आपने कहा नवीन जी के बारे में, सर नवीन जी को मैंने सुना था, वो पहले टेक्निकल अचीवर थे जब मैं आरसीएम बिजनेस में एंट्री किया था, और मैं फौज से छुट्टी आता हूँ और मैं आरसीएम सीखने के लिए यहाँ से बाहर से जगदीश सर के साथ फील्ड वर्क सीखने, होम मीटिंग करने, मुझे वो दिन याद है सर। आपसे मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि वो दिन मैं भूल नहीं सकता। आप जब फील्ड कर रहे थे, संघर्ष में थे और मैं नया था,
तो मैं आपके होम मीटिंग करना वो सारी चीज सीख रहे थे। उसी समय नवीन जी का प्रोग्राम मेरठ में था। एक्चुअली में रामकिशन गुरु जी का प्रोग्राम था, किसी कारणवश पोस्टपोन्ड होके नवीन जी ने प्रोग्राम किया था। सर को मैंने वहां सुना था, बहुत कुछ जबरदस्त उनको, अभी तो हम कई बार उनके प्रोग्राम लिए, तो रियली में बहुत ही शानदार लीडर है नवीन जी। बहुत कुछ, एक एजुकेशन पर्सन, मतलब इतने शानदार टॉपिक आपको देंगे, वो नॉलेज देंगे जो दिल को आपको घर कर जाएगी। कल सारे लीडर अगर उनको सुनेंगे तो बाग बाग हो जाएंगे, बिजनेस आपका रॉकेट की स्पीड पकड़ेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आज हम यहीं पे ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे 7:45 पर। जय हिंद, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय हिंद सर।